बैक। हम देख रहे हैं प्रीवियस एग्जाम पेपर सॉल्यूशन एस वाई बी एल एल बी सेमेस्टर 375-25 जो नया पैटर्न आया है मुंबई यूनिवर्सिटी का पॉलिटिकल साइंस का अप्रैल 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसका हम पेपर सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने ये एल जी के लॉग इन विद केशव सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लीजिए, जिससे कि इस तरह के जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप सबको मिलते रहे। तो ये क्वेश्चन पेपर है जो कि मेमोरी बेस्ड है मुंबई यूनिवर्सिटी का, और ये 2.5 घंटे का पेपर था, टोटल 75 मार्क्स का। इसका हम पेपर सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसके जो आंसर की व्हाट इज द सिग्निफिकेंट। जो पहला क्वेश्चन जो 8 क्वेश्चंस होते हैं उसमें से आपको 6 क्वेश्चंस करने होते हैं। टू जो इसमें एक्सपेक्टेड होता है 2 to 3 सेंटेंस या फिर 2 to 3 गुड रिलेवेंट पॉइंट्स, या फिर आप इसमें एग्जांपल्स वगैरह भी आप लिख सकते हैं। फिर व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ द 106th अमेंडमेंट एक्ट 2023 इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। तो आपको जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। जैसे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जो 2023 का जो 166 अमेंडमेंट था उसमें मैंडेट किया था कि 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन्स इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड पार्लियामेंट। मीन्स जो स्टेट गवर्नमेंट होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें 33% रिजर्वेशन ऑफ वुमेन के लिए होगा, सिग्निफिकेंट एनहांसिंग देयर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। दिस इंश्योर्स द ग्रेटर पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, गवर्नेंस एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, कंट्रीब्यूटिंग टू जेंडर इक्वालिटी इन पॉलिटिक्स। तो जेंडर इक्वालिटी के लिए कि जेंडर बेस, जैसे ये मेल डोमिनेटेड पॉलिटिक्स की सोसाइटी नहीं होनी चाहिए, और जो इक्वल जेंडर और सारे जेंडर्स को जो मेल फीमेल है सबको अच्छी रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। इसलिए एम्पावरमेंट वुमन को करने के लिए दिस अमेंडमेंट विल इंक्रीज the women leaders. The initiative is similar to the 33% reservation in पंचायत राज institution which was empowered रूरल वुमन। 33% पंचायत राज जैसे कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या ग्राम पंचायत में 33% रिजर्वेशन था ही, बट अब ये 33% अमेंडमेंट जो 1063 का आया था 106 अमेंडमेंट एक्ट 2023 में, इसमें अब लेजिस्लेटिव स्टेट गवर्नमेंट और पार्लियामेंट के बीच में प्रावधान कर दिए गए। जब भी आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन आए तो आपको याद रखना है कि एनी 2 गुड पॉइंट्स रिलेवेंट पॉइंट्स विल गिव यू फुल 2 मार्क्स। So, what is the sanction behind divine right theory of kings? What is the natural nature of political obligations advocated by this theory? जैसे कि आपको पता है कि डिवाइन राइट थ्री होल्ड द किंग एज द अथॉरिटी इज डिराइव फ्रॉम गॉड। उसको बोलते हैं कि डिवाइन राइट थियरी में कि जो किंग को अथॉरिटी मिलती है वो डायरेक्टली गॉड से मिलती है, कि वो देवता पुत्र हैं, ऐसा इस तरह की भी चीजें डिवाइन थियरी में बोली जाती है। मेकिंग डिसओबीडियंस टू द किंग इक्वल टू डिसओबीडियंस टू गॉड। और इस थियरी में यह है कि अगर आपने किंग की अवमानना की या फिर किंग को फॉलो नहीं किया तो इसका मतलब आप डिसओबीडियंट करते हो गॉड को भी। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन इज एब्सोल्यूट रिक्वायरिंग कंप्लीट एलिजिएसिस टू द मोनार्की। मीन्स इसमें जो ड्यूटी है पब्लिक की वो टूवर्ड्स द किंग है होती है। तो इसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे किंग लुइस 14 ऑफ फ्रांस फेमसली डिक्लेयर्ड आई एम द स्टेट अंडर दिस थियरी। वो उन्होंने क्लियरली बोला कि आई एम द स्टेट, आई एम द डिवाइन राइट थियरी। So example 2, जैसे medieval Europe में monarchs ruled with the belief that they were chosen by the divine will, by the divine power। मीन्स इन लोगों का जो रूल करने का जो तरीका होता है वो इस तरह से लोगों को बोलने का होता है कि हम गॉड के रिप्रेजेंटेटिव है या गॉड ने हमें अपॉइंट किया है। तो ये डिवाइन राइट थियरी बोलता है कि इस तरह से लोगों को जो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस की तरह डिवाइन राइट थियरी में लोगों को रूल करते हैं किंग्स वगैरह, और लोगों को ये मानना होता है उसमें कि किंग जो है वो अपने सब कुछ है, भगवान के समान है। तो दिस इज व्हाट डिवाइन राइट थियरी ऑफ द किंग्स इज। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट वन। व्हाई इज द एक्सरसाइज ऑफ पावर रिगार्डेड एज द इम्पोजिशन ऑफ द विल ऑफ द पावर होल्डर। तो ये पावर इज ऑफन एक्सरसाइज, इसका आंसर था कि पावर इज एक्सरसाइज बाय एनफोर्सिंग द डिसीजन और प्रेफरेंस ऑफ द अथॉरिटी फिगर और ओवर अदर्स समटाइम्स अगेंस्ट देयर कंसर्न। द इम्पोजिशन रिफ्लेक्ट्स कंट्रोल रेदर देन म्यूचुअल एग्रीमेंट। तो इसमें जो डिक्टेटोरियल रेजिम जैसे इसका अगर आप एग्जांपल इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं तो जब आप उसके एग्जांपल्स देखते हो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है। जैसे डिक्टेटोरियल रेजिम है, डिक्टेटरशिप थी हिटलर की, कि नाजी गवर्नमेंट शो कॉज इम्पोजिशन ऑफ विल, कि उनकी जो विल थी, उनकी जो इच्छा थी वो गवर्नमेंट पे वो लोगों पे वो थोपते थे। तो ये कि वाई इज द एक्सरसाइज ऑफ पावर मीन्स एक्सरसाइज ऑफ पावर रिगार्डेड एज द इम्पोजिशन ऑफ द विल ऑफ द पावर होल्डर। तो ये जो पावर जब यूज करते हैं तो अपनी जो इच्छा शक्ति है वो लोगों पे लादने की कोशिश करते हैं, इसका ये आंसर है। जैसे वर्क प्लेस हो गया, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है कि जो मैं बोलूँ वही सही, ऑफन डिसरिगार्ड्स एम्प्लॉय इनपुट डिसीजन मेकिंग। फिर जो है कि उनके एम्प्लॉय की जो है या फिर लोगों की जो फीडबैक नहीं लिया जाता इसमें कि वाई व्हाट आई से इज करेक्ट वाला इसमें थियरी फॉलो होता है। तो विल ऑफ द पावर होल्डर
ये एक्सरसाइज पावर रिगार्डेड अस। इसके दो एग्जांपल जैसे हिटलर के हो गए, ये ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है, डोमिनेटिंग लीडरशिप है, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशंस में हो, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो आपके हाउसिंग सोसाइटी में हो, चाहे वो स्टेट में हो। तो इस तरह का जो अपना थोपना होता है कि पावर के मदद से, तो विल ऑफ द पुअर पावर होल्डर के ये एनी टू थ्री पॉइंट्स, हजारों पॉइंट्स होते हैं, एनी टू गुड पॉइंट्स विल गिव यू 2 मार्क्स। व्हाट इज द इंटरेस्ट थ्योरी? आपको एक चीज और याद रखनी है कि जो पेपर्स होते हैं, पास्ट पेपर हम कर रहे हैं जिसमें कि जनरली 32 आपका जो है कि अराउंड 42 70% सिलेबस पूरा इसके अंदर आया हुआ है। तो अगर आप ये करते हो तो इसमें से कम 30 to 45 मार्क्स रिपीट होने के चांसेस होते हैं। So what is the interest group? The name any one private economic interest group from India. The interest group is an organized body seeking to influence people, public policies to favor their interest. These groups often works as a lobbyist in specific economic, political और social sectors. जैसे कॉन्फेडरेशन ऑफ द CII है, जैसे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एडवोकेट्स बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज, और वो गवर्नमेंट को रिकमेंड करती है कि आप इस तरह से पॉलिसी बनाइए। तो इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ग्रुप की, जो जनरली जहाँ पे जिसका उनका इंटरेस्ट उस जो इंडस्ट्री में वाली होती है वहाँ पे एक ग्रुप बनाते हैं फ्रेंडली, और वो पॉलिसीज जनरली प्रपोज करते हैं गवर्नमेंट को कि आप इस तरह से पॉलिसी बनाइए कि हमारे इंटरेस्ट के लिए और ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छी है। तो ये पॉलिटिकल प्रेशर वो बनाने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से हम देखते हैं जैसे एसोसिएशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन इंडिया, जिसको एसोकॉम बोलते हैं, कि रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन ट्रेड एंड कॉमर्स एंड जनरली दे गाइड फॉर द पॉलिसी मेकिंग देयर आल्सो। सो दिस आर सम ऑफ द थिंग्स वेयर दे डू। उसी तरह से हम देखते हैं कि व्हाट इज जनरल विल गिवन बाय रूसो। रूसो ने एक जनरल विल दिया हुआ, उनकी थियरी जो उनके प्रपोज उन्होंने की थी, कि रूसो जो थे कि वो सिग्निफिकेंट कलेक्टिव विल aimed at the common good. It ensured decision benefit of majority while protecting individual rights and fostering equality. इसके अगर हम एग्जांपल देखते हैं कि जो रूसो के जनरल विल जो उनका है, और उसको हम डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे अभी, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे प्रियम्बल है तो प्रमोट करता है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, रिफ्लेक्ट द कॉन्सेप्ट। तो जनरल विल थियरी आपके एग्जाम में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बार बार आ रहा है, बार बार आने की उसकी जो आशा भी रहती है। तो रसो जनरल विल जो है कि वो डायरेक्ट डेमोक्रेसीज लाइक स्विट्जरलैंड में हम देख सकते हैं। तो इसका जो जनरल विल थियरी है, इसको अगर आपको इजीली अंडरस्टैंड करना है तो आपको जैसे वोटिंग इन डेमोक्रेसी, तो व्हेन पीपल वोट द डिसीजन मेड बाय द मेजोरिटी इज फॉर गुड ऑफ एवरीवन। जैसे स्विट्जरलैंड में देखिए कि वोट डायरेक्टली इम्पोर्टेंट फॉर लॉ एंड द मेजोरिटी डिसीजन इज बेनिफिट टू ऑल द सिटीजन्स। इंडिया में भी ऐसे ही है। तो ये जनरली हाउ इट रिफ्लेक्ट द जनरल विल, जो रूसो का जनरल विल की जो थियरी है, तो उसको ये रिफ्लेक्ट कैसे करता है कि द मेजोरिटी वोट रिप्रेजेंट द जनरल विल, कि हम जो मेजोरिटी जो वोट होती है वो जनरल विल ऑफ द पीपल बन जाती है, और रिफ्लेक्ट करता है कलेक्टिव डिसीजन फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, कि अगर आपने हमारे विल के, पीपल के विल के अनुसार अगर आपने काम नहीं किया तो आपको नेक्स्ट टाइम वोट नहीं मिलेगा। तो ये यहाँ पे जो जनरल विल है वो वोट है। उसी तरह से मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन हम बना रहे हैं या कोई एक्ट बना रहे हैं या पॉलिसीज बना रही है, तो राइटिंग द रूल्स फॉर ए कंट्री दैट हेल्प्स एवरीवन नॉट जस्ट फॉर ए फ्यू पीपल इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। जब आप एक्ट बनाते हो कुछ, उसके एग्जांपल जैसे जैसे हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, या फिर आप कोई भी कानून बनाते हो, रिसेंटली जैसे 2-3 कानून बन रहे हैं, तो उसमें लोगों का जैसे वन नेशन वन इलेक्शन में लोगों की ओपिनियन मांगी गई थी, उसी तरह से जो वक्फ बोर्ड है उसके ऊपर अभी ओपिनियन मांगी गई है। तो जब भी नए कानून बनती है तो उसके ऊपर वो ओपिनियंस मांगते हैं। तो दिस कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स, और ये क्या होता है, ये जो प्रोसेस है वो इंश्योर करता है फेयरनेस, इक्वलिटी, प्रायोरिटी इन द नीड ऑफ द इंटायर कंट्री और ओवर द इंडिविजुअल। तो ये जो ओपिनियन मांगना होता है, दिस रिफ्लेक्ट द जनरल विल ऑफ पीपल, एंड दिस ओनली व्हाट द रूसो ट्राइज टू से इन हिज जनरल विल। तो उसके बाद अगर एक कम्युनिटी रूल्स के हम देखें तो, क्योंकि कम्युनिटी रूल्स जैसे हम बनाते हैं वो भी जनरल रूल, जनरल विल ऑफ द पीपल है, कि जहाँ के ग्रुप डिसाइड द रूल्स ऑफ एवरीवन फॉलोज फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। जैसे हाउसिंग सोसाइटी है, वहाँ पे कीपिंग द एरिया क्लीन हेल्प एवरीवन टू लिव कंफर्टेबली ही इज वन ऑफ द वाई द रूल्स इज मेड, कि अगर आपने कचरा किया तो आपको इतनी फाइन होगी। तो ये जो रूल है वो जनरल विल है ऑफ ऑल द कलेक्टिव पीपल, कि अस दे एम टू क्रिएट हार्मोनी एंड बेनिफिट अंडर एवरीवन। तो दिस इज व्हाट अबाउट द विल। उसी तरह से health rules for everyone, decision that protects the health and safety of the whole group even if they feel hard for some people, like during the covid wearing a mask and staying home kept everyone safe even if some people found it difficult.
तो measures like wearing the mask or these policies is the general will of the people कि who were directly or indirectly elected the government and they do it. तो prioritizing the health safety and entire population, this is what the general will तो ऑफ द पीपल। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें एनी टू आपको समझाने के लिए इतने डिटेल में बताया गया है कि ये जनरल विल क्या है, क्योंकि ये शॉर्ट नोट के लिए भी आ सकता है, फुल लेंथ के लिए भी आ सकता है, तो आपने उसमें उसमें वो लिखना है। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब 2 मार्क्स के लिए आता है तो एनी 2 गुड पॉइंट्स, और जो जब शॉर्ट नोट्स के लिए आता है तो 15 to 25 गुड पॉइंट्स, एंड व्हेन इट कम्स टू फुल लेंथ यू हैव टू रिमेंबर दैट हैज टू बी अराउंड 20 to 25 गुड पॉइंट्स। व्हाट इज द आयन लॉ ओलिगार्ची? ये जो है कि अब दोनों एग्जाम जो 75-25 पैटर्न का आपका हुआ है पॉलिटिकल साइंस 2 का, उसके अंदर ये दोनों बार ये एग्जाम्स में आए, तो ये फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है कि आने की संभावना इसकी होती है। हु इज द एडवोकेट ऑफ दिस थियरी? लॉ ओलिगार्ची जो है कि ओलिगार्ची मीन्स एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल जो डोमिनेट करता है इंटायर सोसाइटी को। तो आयन लॉ ओलिगार्पी प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट मिकल्स। तो रॉबर्ट मिकल्स ने ये लॉ ऑफ ओलिगार्पी दी थी कि उनका ऐसा था दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डलेस ऑफ डेमोक्रेटिक रूट्स इवॉल्व इनटू ओलिगार्की वेयर द पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड अमंग अ फ्यू लीडर। इसमें ये ओलिगार्की थियरी में ये उनका मानना था कि भले वो डेमोक्रेसी हो या करोड़ों की डेमोक्रेसी हो, जहाँ पे लोग चुनते हैं अपना रिप्रेजेंटेशन, ये रिप्रेजेंटेशन मिला के एक पावर ग्रुप बनाता है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर होता है, और वो पूरा जो है कि वो डोमिनेट करने की कोशिश करता है पूरे सोसाइटी को। तो चाहे वो किसी भी, वो बोलते हैं कि चाहे कौन सी भी पार्टी हो, चाहे कोई भी डेमोक्रेसी हो, वहाँ पे एक पावर लॉबी, एक कॉन्सेंट्रेशन अमंग द फ्यू लीडर्स आता ही है। इन मेनी पॉलिटिकल पार्टीज लीडर डोमिनेट डिसीजन मेकिंग डिस्पाइट डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर सच एज लीडरशिप। अगर हम देखते हैं चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की हो, यहाँ पे कॉमन जो ऊपर के लेवल पे कॉमन लीडर्स होते हैं जो कि पूरे पार्टी को डोमिनेट करते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टीज। ये जो डोमिनेशंस होते हैं चाहे वो जो भी पार्टी हो, उसके अंदर एक कंसंट्रेशन ऑफ फ्यू लीडर्स होता है जिनकी चलती है। तो ट्रेड यूनियन हो ऑफन सीज द सेम लीडरशिप re-elected repeatedly. This is what the consolidating of the power is. So oligarchy means consolidating of the power which rules and which dominates that organization or that society. And it was advocated by Robert Mickle. रॉबर्ट मिकल, इतना आपको याद रखना है। तो जैसे देखिए व्हाट इज एथिकल डीके ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये क्वेश्चंस भी आपको दोनों बार आया है। एथिकल डीके ऑफ द डेमोक्रेसी occurs when the governance is marred by unethical practice like corruption, nepotism, lack of transparency. It determines the principle of accountability and public trust. तो एथिकल डीके ऑफ डेमोक्रेसी का अगर आप देखते हो कि जैसे करप्शन स्कैंडल्स इन गवर्नमेंट है, या जो कॉमनवेल्थ गेम में जो जितने भी स्कैम्स होते हैं या जो भी चीज़ें होती है, कि ये क्या होता है कि डेमोक्रेटिक वैल्यू को डिग्रेड करता है। तो एथिकल डीके मीन्स ऑफ द डेमोक्रेसी, मतलब कि अगर कि डेमोक्रेसी आती है लेकिन बिकॉज ऑफ द करप्शन, बिकॉज ऑफ द रॉन्ग, बिकॉज ऑफ द बायसनेस, ये क्या करता है कि डेमोक्रेसी के वैल्यू को डिग्रेड करता है। जैसे कि वोट बाइंग प्रैक्टिस, बहुत जगह ये होता है कि वोट के पैसे के बदले वोट, इस तरह का कॉन्सेप्ट बहुत जगह चलता है। तो ये डेमोक्रेसी का ट्रू वैल्यू वो नहीं बताता है और डीके करता है, एथिकल डीके ऑफ डेमोक्रेसी। जब एथिकल डीके ऑफ डेमोक्रेसी जब आता है तो इस टाइप का आंसर आपको लिखने होते हैं। एनी 2 गुड पॉइंट्स, अगर 2 पॉइंट्स नहीं आ रहा तो आप एग्जाम्पल लिख दीजिए, जिससे कि आपको कम से कम कुछ नहीं तो कुछ तो मार्क्स आपको मिलने के चांसेस रहते हैं। बट इसको आप अच्छे से करेंगे और ये पूरा आंसर पेपर जब आप देखोगे तो अराउंड आपका जो 50% ऑफ द सिलेबस, 50 to 70% सिलेबस आपका कवर होता है और आपको आराम से जो अच्छे मार्क्स आने के चांसेस होते हैं। तो इसको शुरू से लास्ट तक आप पूरा देखिए, जिससे कि आपका इससे बेनिफिट हो सके। नेम एनी 2 चैलेंजेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। जैसे इंडियन डेमोक्रेसी में क्या क्या चैलेंजेस है, आप अपने वर्ड से लिख सकते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं करप्शन है, कम्युनलिज्म है, या इस तरह के जितने भी चीज़ें हैं कि आप लिख सकते हो कि जो इंडियन डेमोक्रेसी के थ्रू आउट वेदर इट इज स्टेट और कंट्री, वहाँ पे क्या चैलेंजेस है, चुनौतियाँ क्या क्या हैं डेमोक्रेसी के सामने, वो आप लिख सकते हैं अपने आंसर में। तो ये थे जो आंसर इन जो अब हम नेक्स्ट कैटेगरी पे मूव करते हैं शॉर्ट नोट्स के ऊपर। तो आइए देखते हैं शॉर्ट नोट्स। जैसे आपको आया था क्वेश्चन, 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी अस गिवन बाय मार्क्स वेबर। मार्क्स वेबर ने जो 3-fold अथॉरिटी दी थी वो क्या है? तो 3-fold अथॉरिटी का एक बोलना है, एक ट्रेडिशनल अथॉरिटी होती है और एक करिश्मेटिक अथॉरिटी होती है और लीगल रेशनल अथॉरिटी होती है। तो दिस आर द 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटी जनरली गिवन बाय मार्क्स वेबर। आइए देखते हैं डिटेल में। मार्क्स वेबर इज ए रिनाउंड सोशियोलॉजिस्ट, ये सोशियोलॉजिस्ट है मार्क्स वेबर जी। तो इन्होंने 3-fold क्लासिफिकेशन अथॉरिटी इन ए सेमिनल वर्क, जैसे इकोनॉमी एंड सोसाइटी करके इन्होंने एक वर्क पब्लिश की थी 1922 में। दिस क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन्स हाउ द पावर इज लेजिटिमेट इन सोसाइटी बेस्ड ऑन डिफरेंट सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड ऑर्गेनाइजेशन।
हर ऑर्गेनाइजेशन का एक बिलीफ होता है कि जहाँ पे एक लीडर होता है जो ट्रेडिशनली अथॉरिटी लीडर होता है, फॉर एग्जांपल किंग हो गए, फिर उनके बच्चे, लोगों की उसमें आस्था होती है, या तो करिस्मेटिक पर्सनैलिटी होती है कि जिसको देखते ही लोगों को उस पर आस्था आ जाती है और लोग उस पर ट्रस्ट करने लग जाते हैं। उसी तरह से लीगल रैशनल अथॉरिटी होती है कि लीगली जो उनको बिठाया जाता है अथॉरिटी, जैसे जजेस हो गए या फिर आईएएस ऑफिसर्स हो गए। करिस्मेटिक अथॉरिटी मीन्स वो जहाँ खड़े हो जाते हैं लोग उनके हो जाते हैं, तो इस तरह की करिस्मेटिक अथॉरिटी होती है और जो वो बोलते हैं वही लोग सुनते हैं। तो उस तरह की चीज़ें होती है, जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे बाल साहब ठाकरे करिस्मेटिक अथॉरिटी थी, और उसी तरह से अगर आप देखें तो मोदी जी वो करिस्मेटिक अथॉरिटी माना जाता है बहुत बार। राजीव गांधी जी करिस्मेटिक अथॉरिटी माना जाता था। इंदिरा गांधी करिस्मेटिक अथॉरिटी माना जाता था। उसी तरह से बहुत सारे लीडर्स होते हैं जिनके लोगों को उनको देखते ही उनके ऊपर ट्रस्ट आ जाता है, तो वो करिस्मेटिक अथॉरिटी होती है। उसी तरह से ट्रेडिशनल अथॉरिटी जैसे किंग है या फिर कोई आपके जो फैमिली उसमें सबसे बड़ा है, तो ऑटोमेटिक ये जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी आ जाती है। ये देखते हैं ये थीम क्या है। तो ट्रेडिशनल अथॉरिटी में जैसे आप देखते हैं, traditional authority is based on the custom, tradition and long standing practices that has been followed by for generation to generation. This leadership under this type of authority is often inherited or passed down through the family lines. People accept the authority because it is rooted in the culture and the historical continuity of the society. इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है जो ये लीडरशिप का, कि लीडरशिप इज टिपिकली हेरिडिटरी, वो जनरेशन टू जनरेशन आता है। इट इज ए कॉमनली सीन इन मोनार्की एंड फ्यूडल सिस्टम जो होता है, राजा वगैरह जो होते हैं, या फ्यूडल सिस्टम जो गाँव का होता है, कि वहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसके डिसीजन मेकिंग इज ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिचुअल्स एंड हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स। तो इसमें अगर आप देखते हैं कि जैसे ब्रिटिश की रॉयल फैमिली है, कि जहाँ पे इस तरह की चीज़ें आप देख सकते हैं, और जहाँ भी मोनार्की है इस दुनिया में, वहाँ पे चीज़ें सबसे बड़ी मोनार्की से ब्रिटिश में अभी भी उसको जो है इसको कैटेगरी में ट्रेडिशनल अथॉरिटी की माना जाता है, वेयर द पावर इज डिराइव फ्रॉम द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल लेजिटिमेसी। आइए देखते हैं करिश्मेटिक अथॉरिटी। तो नेक्स्ट अथॉरिटी गिवन बाय द वेब, वेब ने नेक्स्ट जो अथॉरिटी दी तो वो थी करिश्मेटिक अथॉरिटी। और इसको आपको याद रखना है कि टी सी एल दिस आर द थ्री अथॉरिटीज गिवन बाय, तो आप पहला वर्ड याद रखिए टी सी फॉर करिश्मेटिक। अभी टीसीएल में जो थ्री वेब जो है, करिश्मेटिक अथॉरिटीज ड्राइव फ्रॉम द पर्सनल क्वालिटीज, विजन और हीरोइज्म ऑफ एन इंडिविजुअल लीडर। पीपल फॉलो सच लीडर्स बिकॉज देयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैरेक्टर, एबिलिटी टू इंस्पायर, वो इंस्पायर करता है, उसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैरेक्टर होता है, उसको देखते ही लोग उसको पसंद करने लगते हैं क्योंकि वो लोगों के मन में दिल में उतरा होता है। Pursued connection to higher values or ideas. This authority is not passed down by its often dependent leaders influence. इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है, अथॉरिटी इज बेस्ड ऑन द लीडर्स पर्सनल चार्म एंड विजन। उसका जो पर्सनल चार्म और विजन उससे वो आता है। इट इज ऑफन सीन इन द टाइम्स ऑफ द क्राइसिस when people to look to the survivor figure. It is temporary and dependent on the leader's continued influence. This is what it happens. लीडर्स लाइक अगर महात्मा गांधी देखें, मार्टिन, अगर इंटरनेशनल लीडर्स में मार्टिन लूथर जूनियर किंग, तो महात्मा गांधी, इस अगर लोगों को इनके ऊपर विश्वास होता था इनके करिश्मा पे। बाल साहब ठाकरे जैसे हो गए, करिश्मेटिक पर्सनैलिटी थी। इंदिरा गांधी करिश्मेटिक पर्सनैलिटी थी कि इनको देखते ही लोगों को इनको आस्था आ जाती है। मोदी जी इनको लोग भी करिश्मेटिक पर्सनैलिटी है, लोगों को आस्था आ जाती है। तो इस तरह से जितने भी पॉलिटिकल पार्टी में एक या दो लीडर ऐसे होते हैं जिनका चार्म जो होता है वो करिश्मेटिक होता है और वो ऑटोमेटिकली अथॉरिटी ले लेते हैं। उसी तरह से लीगल रैशनल अथॉरिटी थियरी अगर आप देखें, तो लीगल रैशनल अथॉरिटी इज बेस्ड ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लॉ, रूल्स एंड फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। इन दिस टाइप ऑफ अथॉरिटी क्या होता है, पावर इज टाइड एंड ऑफिशियल पोजीशंस रेदर देन इंडिविजुअल्स। पीपल ओबे दिस अथॉरिटी बिकॉज इट इज इंश्रेंड इन द लीगल फ्रेमवर्क इन द पर्सपेक्टिव ऑफ फेयर इलेक्शन। जैसे हो गया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, या चीफ मिनिस्टर है, या गवर्नर है, या फिर जो है कि ये तो पब्लिकली पॉलिटिकली अपॉइंटेड हो गए, या तो स्टैट्यूटरी पोजीशन में चीफ जस्टिस है। तो इस तरह से जो अथॉरिटी आती है कि लीगल रिलेशनशिप एक बाइंडिंग करता है, कि यहाँ पे लोग चेयर को रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी कुर्सी का रिस्पेक्ट होता है, उस पोजीशन का रिस्पेक्ट होता है। तो अथॉरिटी कम्स फ्रॉम द पोजीशन हेल्ड बाय वन पर्सन इन केस ऑफ लीगल रेशनैलिटी। तो और उसके बाद डिसीजन मेकिंग फॉलोज कोडिफाइड लॉस एंड प्रोसीजरल लॉस। इट इज फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम। जैसे हमने देखा एग्जांपल जो प्रेसिडेंट है, तो ये थ्री जो आपको याद रखना है कि टी सी एल, टी फॉर ट्रेडिशनल, सी फॉर करिश्मेटिक, एल फॉर लीगल, दिस आर द थ्री जो थ्री वेब ने जो मार्क्स वेब ने जो थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी दी,
वो थी। तो एनी 2 गुड पॉइंट्स आपको शॉर्ट में इसमें शॉर्ट नोट्स में जो है कि अराउंड 15 टू 20 गुड पॉइंट्स अपने वर्ड्स में, अपने एग्जांपल्स में आप लिख सकते हो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो, इसलिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश है कम से कम समय में। इसको रिवीजन लेक्चर की तरह भी आप ले सकते हैं। Signification of Weber classification, Desiga Weber's threefold classification provides framework to understand how the authority is established and maintained in different societies. It highest evolution of power structure from traditional and charismatic system, one more rational structure from modern democracies. This classification remains relevant in the historical and contemporary. अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम। नेक्स्ट शॉर्ट नोट जो है पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया। जो पंचायत राज सिस्टम है ये डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट का फ्रेमवर्क इन इंडिया एम टू फॉस्टरिंग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जो गांधीयन प्रिंसिपल है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए, लोगों की गवर्नमेंट होनी चाहिए, इस पे ये बिलीव करता है। द पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन रूरल इंडिया। और खास करके इंडिया में देखा जाए तो इंडिया लिव्स इन विलेजेस। इट वॉज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन 73rd अमेंडमेंट 1992। तो जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 है ये लॉ स्टूडेंट ने, और आपको भी ये पता होना चाहिए कि बहुत जरूरी है, सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी ये पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन कि किस में इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया। तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1922 में 92 में, तो विच प्रोवाइड्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस फॉर द सिस्टम एंड मेड इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियाज गवर्नेंस स्ट्रक्चर। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर आप देखें तो एक बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में आई थी। पंचायत राज हैव एक्सिस्टेड इन इंडिया सिंस एशियन टाइम्स। Services as local government bodies, post-independent efforts were made to review the strength of this institution. इसका जो recommendations थे कि establish of the 3-tier पंचायत राज सिस्टम की to promote the democratic decentralization। तो ये जो बलवंत राय कमेटी थी उन्होंने अपनी एक सिफारिश दी कि जिसमें डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, और यहाँ पे राजस्थान वॉज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट दिस सिस्टम इन 1959 फॉलोड बाय द अदर स्टेट। तो इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हमने देखा कि 73 अमेंडमेंट एडेड पार्ट 9 टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल 243 टू 243 ओ, 243 ए से लेकर 243 ओ तक ये ऐड किया गया। एंड द 11th शेड्यूल, इसमें जो पार्ट 9 के और 11th शेड्यूल विच एन्यूमरेटेड 29 सब्जेक्ट फॉर पंचायत राज जुरिस्डिक्शन। इट साइलेंट फीचर इसका ये था, ये 73rd अमेंडमेंट का जो पंचायत राज के लिए आया, इसने 3-टायर स्ट्रक्चर लेके आया कि आपको लॉ के स्टूडेंट है तो आपको लॉ की तरह आंसर लिखना चाहिए। तो ग्राम पंचायत जैसे विलेज लेवल पे, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे, और जिला परिषद जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये 3-टायर स्ट्रक्चर 73 अमेंडमेंट में जो एडेड इन द पार्ट 9 अंडर आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 243 ए से लेकर 243 ओ तक। इसके जो इलेक्शंस होते हैं, पंचायत मस्ट होल्ड इलेक्शन एवरी 5 years कंडक्टेड बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो इसके जो इलेक्शन होते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के थ्रू होता है एवरी 5 years में, और या तो उनका जैसे शेड्यूल हो। तो रिजर्वेशन फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ एंड इक्विटी, जैसे वुमन को 1/3 जो है 33% ऑफ सीट्स इन पंचायत, ऑल लेवल्स आर रिजर्व फॉर वुमन हो या फिर बिलोंगिंग टू जो वेरियस कैटेगरीज है, जो लोग हैं शेड्यूल कास्ट के हो, शेड्यूल ट्राइब के हो या अदर बैकवर्ड। तो उस हिसाब से वो जो होती है कि इलेक्शन कमीशन डिसाइड करती है कि कौन सा एरिया बाय लॉटरी या फिर उनका जो मैकेनिज्म होता है फ्री एंड फेयर, उसमें डिसाइड करती है कि ये सीट जो ये गांव की ये वाली सीट कि वेदर इट विल बी रिजर्व फॉर वुमेन और एनी कास्ट और एनी ट्राइब जो कि उनका अपलिफ्टमेंट जरूरी है, जिनको इक्वलिटी नहीं मिली है, इक्वलिटी में उनको लेना है। तो विलेज इज फॉर एवरी पीपल एंड एवरी पीपल कैन कंटेस्ट इज द फिलॉसफी। तो बैकवर्ड क्लासेस ऑफ पीपल उस तरह से टू एम्पावर जेंडर इक्वलिटी, वुमन एम्पावरमेंट एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द ऑर्गेनाइजेशन। उसी तरह से शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब है कि SC/ST प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन इन द पंचायत एरिया। अदर बैकवर्ड क्लास जैसे एक स्टेट कैन प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर OBC एज पर देयर लॉस, इंश्योरिंग रिप्रेजेंटेशन डाइवर्स कम्युनिटी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। उसी तरह से पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, पंचायत आर टास्क विद प्रिपेयरिंग इम्प्लीमेंटिंग प्लान्स for economic development, social justice, and managing resources, addressing local issues related to education, health, sanitation, and more. Self Finance Commission जैसे है, state must set up a finance commission every 5 years to recommend how resources should be allocated between the state and the पंचायत। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ पंचायत हम देख लेते हैं कि एम्पावर रूरल कम्युनिटीज है, जैसे एम्पावरमेंट है कि जो गांव के लोग हैं उनकी एम्पावरमेंट जरूरी है। एंश्योर रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, प्रमोट लोकल डेवलपमेंट एंड फोस्टर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस। इसके कुछ चैलेंजेस है जैसे लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, कैपेसिटी बिल्डिंग, सोशल बैरियर्स एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की जो है कि वो सबसे बड़ा रीज़न है कि बहुत बार कि लोकल पॉलिटिक्स के इन्फ्लुएंस की वजह से कि वहाँ पे लोकल गवर्नेंस ठीक से नहीं हो पाती, जो वहाँ के सरपंच होते हैं उन पर पॉलिटिकल दबाव होता है।
पंचायत ऑफन डिपेंड्स ऑन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ग्रांट्स, कि ग्रांट्स की कमी की वजह से भी बहुत बार वहाँ पे डेवलपमेंट रुकती है। कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग इन नीडेड फॉर द मेंबर, बहुत बार क्या होता है कि गांव के लोग जो इलेक्ट होके आते हैं पंचायत में वो थोड़े से कम उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पता नहीं होता या अलग अलग चीज़ों की जो अवेयरनेस की जरूरत होती है, ट्रेनिंग की जरूरत होती है, इसलिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम वहाँ पे जरूरी हो जाता है। सोशल बैरियर जैसे वुमन को गाँवों में बहुत बार कि वो इक्वल नहीं होता, यहाँ पे देखा जाता है कि इवन दो वुमन पंच सरपंच अगर चुनती जाती है, पंच में आते हैं या फिर प्रधान चुने जाते हैं या फिर जो गांव के जो लीडर चुने जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि लेकिन रूल फिर भी जो हो हस्बैंड ही करता है। अगर आपने पंचायत सीरीज देखी होगी तो उसके अंदर भी इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तो फिर सोशल रिस्ट्रेंट ऑफ द पीपल, दिस इज व्हाट द चैलेंजेस इज। व्हाट इज इंपॉर्टेंट नाउ, द पंचायत राज सिस्टम प्लेस अ क्रूशियल रोल इन ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द रूरल कम्युनिटीज एंड गवर्नेंस। तो रिजर्वेशन चाहे वो वुमन को हो, SC ST OBC सारे सेट को हो जो अंडर प्रिविलेज है, तो उनको अपलिफ्टमेंट करो, इक्वालिटी लाने के लिए कि सभी लोग एक समान एक जैसे हैं। तो मार्जिनलाइज ग्रुप का डिसीजन मेकिंग, प्रमोटिंग जनरल इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। दिस प्रोविजन क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर द अपलिफ्टमेंट एंड एम्पावरमेंट देम टू द एड्रेस कम्युनिटीज। इसके ड्रॉबैक्स कभी कभी लोग ये भी बोलते हैं कि ये डिवीजन ठहराता है बहुत बार, तो इसके भी ये ड्रॉबैक्स लोग मानते हैं। तो इसके जो पंचायत राज सिस्टम हमने डिटेल में देख लिया है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके शॉर्ट नोट्स में आए थे कि कंडीशन एसेंशियल फॉर द वर्किंग ऑफ सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी पे भी क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं, तो आपको इसको जो आप देखते रहिए, क्योंकि इस बार भी इसके आने के चांसेस बहुत अच्छे रह सकते हैं। तो आप ये वाले जितने भी चीज़ें हैं, अगर ये शुरू से अंत तक आप देख रहे हो पूरा सेशन, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर होता है और जिससे कि आपको हेल्प होता है, क्योंकि क्वेश्चंस के रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, खास करके इस तरह के एग्जाम में। तो कम से कम 30 to 35 मार्क्स या 40 मार्क्स तक इससे आने की संभावना रह सकती है और रहती है, क्योंकि ये पूरा सिलेबस का अराउंड 40 to 50 to 70% कवर करता है। Condition essential for successful working of democracy. Democracy thrives as an effective involvement of its citizens and adherence to the certain fundamental principle that ensures the effective functioning. दिस प्रिंसिपल क्रिएट ए फाउंडेशन ऑफ द गवर्नेंस। अब डेमोक्रेसी क्या है, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड द बाय द पीपल। तो इसके जो डेमोक्रेसी की सक्सेसफुल वर्किंग कैसे होगी, कि सबसे पहले अगर डेमोक्रेसी में सक्सेसफुल होना है तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, कि जो है रिप्रेजेंटेशन जो अपने विल, जनरल विल ऑफ पीपल की हम कौन होना चाहिए मेजोरिटी। तो उस हिसाब से फ्री एंड फेयर इलेक्शन आर द कॉर्नर स्टोन ऑफ सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। ये इंश्योर करता है कि सिटीजन कैन चूज द रिप्रेजेंटेटिव विदाउट फियर, कोercion एंड मैनिपुलेशन, एंड सच पीपल प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट्स, मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। अब जो इलेक्शन कमीशन है वो प्लेस ए क्रूशियल रोल, इसलिए उसको ज़्यादा पावर दिया जाता है कि इवन उसके पास सारे पावर्स आ जाते हैं, क्योंकि उसको फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने हो, चाहे जो डेमोक्रेटिक वैल्यू प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी फ्रीडम की जरूरत। फ्री एंड फेयर का मीन्स कि वहाँ पे जो है कि नोटों से वोट नहीं खरीदे जाने चाहिए, या कि ये पैसों की वजह से लोगों ने वोट नहीं करना चाहिए। ये भी एक हेल्थी डेमोक्रेसी की सक्सेसफुल होने की निशानी होती है। अगर लोग पैसा लेके वोट दे रहे हैं तो ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छी नहीं है, फ्री एंड फेयर नहीं है। तो विदाउट फ्री एंड फेयर इलेक्शन द लेजिटिमेटिस ऑफ द गवर्नमेंट एंड द वॉइस ऑफ द पीपल आर अंडरटेन। तो क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कंडीशन फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ द डेमोक्रेसी। उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर, जैसे पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, कि देयर हैज टू बी सेपरेशन ऑफ द पावर टू इंश्योर गवर्नमेंट फंक्शंस अमंग लेजिस्लेटिव, एक्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल ब्रांचेस। तो जुडिशरी का काम करे, लेजिस्लेटिव का काम करे, एग्जीक्यूटिव काम करे। लेजिस्लेटिव कानून बनाने का काम करे, एग्जीक्यूटिव कानून को चलाने का काम करे, और जुडिशियल जो है कि वॉचडॉग हो, कि वो चेक एंड बैलेंस के लिए, और वो एक वचक हो, एक जो होता है कि कंट्रोल करे कि लेजिस्लेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन की तरह कानून बनाए, और एग्जीक्यूटिव जो है कानून का पालन करे और उसके दायरे में रह के काम करे। ये जुडिशरी का काम है, और हर किसी ने जो चेक एंड बैलेंस की पॉलिसी पे कि देयर हैज टू बी अ सेपरेशन ऑफ पावर की होनी चाहिए, सभी के पास एक या एक से ज़्यादा पावर नहीं होनी चाहिए। दिस प्रिंसिपल प्रिवेंट्स एनी सिंगल ब्रांच फ्रॉम बिकमिंग टू पावरफुल and promoting individual rights, upholding the rule of law. Each branch operates independently within its domain, fostering accountability and transparency. For instance, judiciary can review executive actions, ensuring they conform the constitution principles, thereby strengthening the foundation of democracy. अब rule of law तो हमने अभी अभी देखा कि फ्री की जो डेमोक्रेसी सक्सेसफुल क्या जरूरी है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना जरूरी है, सेपरेशन ऑफ पावर होना जरूरी है, उसके बाद रूल ऑफ लॉ बहुत जरूरी है। अब रूल ऑफ लॉ जो है इज द कॉर्नरस्टोन, जो कि डाइसे की प्रिंसिपल्स थी कि कॉर्नरस्टोन ऑफ द डेमोक्रेसी है, इट इंश्योर दैट ऑल सिटीजन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस आर इक्वल बिफोर द लॉ। दिस प्रिंसिपल सेफगार्ड जस्टिस, फेयरनेस एंड अकाउंटेबिलिटी, कि न्याय के सामने सब समान है,
ये बताता है। जैसे आपका आर्टिकल 14 है इक्वलिटी बिफोर ऑफ द लॉ, ये इसको रिफ्लेक्ट करता है कि रूल ऑफ लॉ को। वाइट मैटर्स, द rule establishes the trust in legal political system by providing consistent impartial justice. It is protects individual freedom for the limited arbitrary action authorities. मीन्स कानून के सामने सब समान है, चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो, और चाहे वो इन्फ्लुएंशियल हो, नॉन इन्फ्लुएंशियल हो, जब कानून के सामने आए तो समान होने चाहिए, यही रूल ऑफ लॉ बोलता है। अगर रूल ऑफ लॉ नहीं है तो सक्सेसफुल डेमोक्रेसी नहीं। तो उसी तरह से जैसे केशवानंद भारती केस में ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि जुडिशरी रोल इन अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रूल ऑफ लॉ which is embodied and given in the provision of the Indian Constitution Article 14 equality before law। तो रूल ऑफ लॉ इज भी बहुत जरूरी है। उसी तरह से एक्टिव पार्टिसिपेशन, वाइट मैटर्स, एक्टिव पार्टिसिपेशन इज अ डेमोक्रेसी रिलाइज ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ इट्स सिटीजन इन गवर्नेंस। Active participation includes like voting, engaging in policy maker, attending public discussions and holding leaders accountable. Citizens must play an active role not just during elections but throughout the governance of the process. White matters. Citizens' involvement ensures that government reflects the will of the people. It reduces corrupt and inefficiency while encouraging transparency. तो this is what it is important is। एग्जाम्पल है जैसे इंडियाज हाई वोट टर्नआउट स्पेशली इन 2019, एलिजिबल वोटर्स पार्टिसिपेटेड। जब आप ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स में या कभी कोई एक्ट बनता है तो फीडबैक मांगा जाता है, तो उसमें आपकी पार्टिसिपेशन, लोगों की पार्टिसिपेशन अगर ज़्यादा होती है तो ये एक हेल्थी और सक्सेसफुल डेमोक्रेसी को बताती है। उसी तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच आपके जो आर्टिकल 19 में दिए हुए हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, फ्रीडम सच एज वाइटल डेमोक्रेसी अलाउस इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस देयर ओपन फ्रीली, ओपिनियन फ्रीली, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करें। लेकिन ये जो होता है इसमें वो इतना फ्रीडम नहीं होना चाहिए कि अपने रिलेशन दूसरे कंट्री से ख़राब हो जाए, या फिर वो उसमें जो है एंटी नेशनल आप स्लोगन दे दो। तो उस तरह से ये फ्रीडम ऑफ स्पीच पे एक लिमिटेड एंड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी होना जरूरी होता है एक हेल्थी डेमोक्रेसी की, कि डिसिप्लिन डेमोक्रेसी हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, कि आपको टू एक्सप्रेस हो, कि आप अपने ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हो, फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, बट उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस थोड़े भी होने भी चाहिए, कि जिससे कि प्लेटफॉर्म फॉर मार्जिनलाइज वॉइसेस एंड प्रमोट इन्फॉर्म डिसीजन। तो दिस इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर हेल्थी डेमोक्रेसी। उसी तरह से एजुकेशन, जैसे इलेक्शन अवेयरनेस कैंपेन, कि आपको वोट कैसे करना है, नोटा का क्या इंपॉर्टेंस है, दिस आर द एजुकेशनल, और सिटीजन को जो है अवेयरनेस करें उनके लीगल राइट्स के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ ड्यूटीज़ के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। इस तरह से जो एजुकेशन अवेयरनेस है लॉ के बारे में, उनके जो जो लॉ में क्या क्या उनको बेनिफिट है, क्या क्या उनको उनके राइट्स है उसके बारे में। तो दिस आर द थिंग्स इज इम्पोर्टेंट फॉर द हेल्थी डेमोक्रेसी। तो हेल्थी डेमोक्रेसी में बहुत सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो, तो इसमें से जब शॉर्ट नोट्स में आए तो एनी गुड 10 to 15 पॉइंट्स आपने लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं सर्वोदय। एक जो शॉर्ट नोट का क्वेश्चन आपको आता है, सर्वोदय का आया था, मेन प्रिंसिपल क्या है। तो द टर्म सर्वोदय मीनिंग यूनिवर्सल अपलिफ्ट एंड द वेलफेयर ऑफ ऑल, इट बिलीव्स इन दिस कॉन्सेप्ट। सो इसमें क्या होता है कि वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी जनरली, सर्वोदय जो मीनिंग है इसको, एंड इज रूटेड इन द फिलोसफी ऑफ अचीविंग द वेलफेयर ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन द सोसाइटी। द कॉन्सेप्ट वॉज ड्रॉन इंस्पायर्ड बाय द जॉन रुकिन्स बुक दैट इज ओंटो दिस लास्ट। ये बुक में जॉन रुकिन्स ने के ये बुक से इंस्पायर हुआ गया था, कॉन्सेप्ट लिया गया था, कि जो फोकस ऑन क्रिएटिंग एन इक्विटेबल हार्मोनियस सोसाइटी वेयर एवरीवन थ्रिव्स इरिस्पेक्टिव ऑफ सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल बैकग्राउंड। तो ये जो ऑन टू द लास्ट था, इससे ये इंस्पायर होके और जो इसका कॉन्सेप्ट लेके तो महात्मा गांधी ने एक सर्वोदय, इसका मीनिंग होता है कि अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल एंड द वेलफेयर ऑफ द ऑल इरेस्पेक्टिव ऑफ द बैकग्राउंड, इरेस्पेक्टिव ऑफ द उनके सामाजिक जो स्थिति है, उनके कास्ट की स्थिति है या रंग भेद की स्थिति है, या फिर वो जो इकोनॉमिक स्थिति है रिच और पुअर की क्लास की, या कोई भी उनका कल्चरल बैकग्राउंड हो कि वो किस फैमिली से आते हैं या किस फैमिली से नहीं आते हैं। तो ये कल्चरल जो सर्वोदय में सबका अपलिफ्टमेंट, यूनिवर्सल अपलिफ्टमेंट, ये बेस्ड है इक्वलिटी पे के, इक्वलिटी पे कॉन्सेप्ट बेस्ड है। सर्वोदय एम्फसाइज इक्वलिटी अमंग ऑल इंडिविजुअल्स रिफ्लेक्टिंग एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट हो, रिलीजन हो, जेंडर हो, वेल्थ हो। इट एनविसेस द सोसाइटी वेयर एवरीवन हैज ए इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इक्वल राइट्स। Why it matters? Equity ensures that no individual or group is marginalized or oppressed. It fosters social harmony, justice, creating a balanced society. इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, गांधी एफर्ट्स टू एबॉलिश अनटचेबिलिटी, प्रमोट इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, इट मेनस्ट्रीम सोसाइटी, रिफ्लेक्ट प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी. His work with the Harijan Sevak Sangh aimed to uplift the underprivileged privilege. This is also
द मेन इक्विटी के बारे में, अगर गांधी सर्वोदय मूवमेंट के बारे में अगर आप जाने तो ये देखते हैं कि इसका एफर्ट्स है। जैसे अनटचेबिलिटी पहले बहुत था, ये छुआछूत वाला हिसाब किताब गांव में होते थे, तो उसको जो बंद करने के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनलाइज कम्युनिटी, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, जैसे रिजर्वेशन वाली पॉलिसी की कि गांव सबके लिए, और गांव में हर कोई लीडर बन सकता है, कहीं भी कोई भी हर कोई लीडर बन सकता है। और जैसे हरिजन सेवक संघ की स्थापना इसके अंदर की गई कि जिससे कि अपलिफ्टमेंट हो सके और इक्वालिटी हो सके, और कोई भेदभाव ना हो और कोई बदले की भावना भी ना हो। इसका एक जो मेन एम ये भी था इक्वलिटी का कि जब अपलिफ्टमेंट होता है तो अपलिफ्टमेंट होने के बाद लोग बदले की भावना रखने की, द्वेष के हिसाब से कि हमारे को इतना एक्सप्लॉइट किया गया है, तो हम तो एक्सप्लॉइट जो पहले हुआ है, तो अभी उसमें सुधार लाने की कोशिश जब होती है तो उसमें बदले की भावना भी नहीं होनी चाहिए कि अगर किसी का अपलिफ्टमेंट हो जाए तो वो अपर क्लास को भी अगर वो जो हैरेस करने की कोशिश करे, तो ये भी नहीं होना चाहिए। ये सर्वोदय मूवमेंट का जो मेन अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल एंड द वेलफेयर ऑफ ऑल का कॉन्सेप्ट था। इसके बाद सेल्फ रिलायंस, a key principle of Sarvodaya self-reliance, particularly in rural areas. Gandhi believed that the villagers should be self-sufficient, capable of producing their own necessities and sustaining themselves economically. जैसे क्या होता है कि जैसे खादी था कि मीन्स ये आत्मनिर्भर जो वाला कॉन्सेप्ट है, सेल्फ रिलायंस वाला, इसमें जो है ये लाने की कोशिश ये सर्वोदय मूवमेंट के थ्रू हुई थी कि जैसे खादी मूवमेंट, जो प्रमोशन ऑफ द खादी, उसके बाद सेल्फ रिलायंस प्रमोट्स इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, स्ट्रेंथनिंग लोकल गवर्नमेंट, और उसके बाद पंचायत राज भी जो है ये सेल्फ रिलायंस का ही कॉन्सेप्ट है कि जिसमें कि सेल्फ गवर्नमेंट हो। गांधी जी बिलीव्स दैट विलेज शुड बी सेल्फ सफिशिएंट, कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन नेसेसिटी एंड सस्टेनिंग देमसेल्फ इकोनॉमिकली। तो उसके बाद है नॉन वायलेंस, अहिंसा, कि इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो आपका पंचायत सर्वोदय का प्रिंसिपल है वो हम देख रहे हैं यूनिवर्सल अपलिफ्टमेंट, हमने इसमें देखा इक्वलिटी है, सेल्फ रिलायंस है कि मैं सेल्फ डिपेंडेंस है। उसके बाद नॉन वायलेंस, अहिंसा, दिस नॉन वायलेंस इज द सेंट्रल स्टेज। सर्वोदय गांधी एडवोकेटेड टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट थ्रू पीसफुल मीन्स बाय बिलीविंग नॉन वायलेंस ओनली लीड्स टू फर्दर डिवीजन and suffering. Non-violence fosters mutual respect, understanding the cooperation among individuals. So why it matters? The non-violence creates a cultural peace and tolerance essential for the welfare of the people. It addresses disputes without harm, prevailing the harm human dignity. गांधी जी जैसे नॉन वायलेंस को सत्याग्रह मूवमेंट था उनका ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस, कि जहाँ पे वो बोलते थे अगर कोई एक चाटा मारे तो दूसरा गाल आपने आगे कर देना चाहिए। तो दिस वाज द पावर ऑफ द नॉन वायलेंस, कि अगर हम अहिंसा करते हो तो सामने वाला पिघलता ही है और गलत करने से बचता है, क्योंकि उसको एक प्रायश्चित की उसमें एक ये आ जाती है कि उसको गिल्ट की भावना आ जाती है, कोई गलत करता है। तो ये इसका जो मेन कॉन्सेप्ट था। उसके बाद कॉपरेशन, Sarvodaya advocates the collective cooperation between all the for the societal welfare. It reflects competition and individualism, emphasizing that the progress is possible only when peoples work together for the common good. Why it matters? Cooperation builds a sense of community, ensuring that the resources and benefits should be shared equitably. It strengthens the social bonds and collective responsibility. एग्जाम्पल इसका है गांधी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, जैसे कम्युनिटी सैनिटाइजेशन है, एजुकेशन है, इन्वॉल्विंग कोऑपरेटिव एफर्ट्स वेयर एवरीवन कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो ये वेलफेयर बेस्ड और कॉपरेशन बेस्ड सर्वोदय मूवमेंट था कि जिसके अंदर ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर्वोदय मूवमेंट का। उसके बाद सर्वोदय प्रमोट्स दैट सिंपल लाइफस्टाइल, ये सिंपलिसिटी को ज़्यादा बिलीव करता था। डिस्कवरी एक्सेसिव मटेरियलिज्म एंड ग्रीड इज हार्मफुल फॉर द सोसाइटी। तो ये बोलता है कि आप सिंपलिसिटी में जो सादगी में जो मज़ा है और सादगी की जो इम्पोर्टेंस है वो रियल है, और बचा हुआ जब फेक है कि मटेरियल्स एंड ग्रीड नहीं होनी चाहिए, लालच ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे और चाहिए और चाहिए, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वेल्थ का या प्रॉपर्टी का। तो गांधी बिलीव दैट द इंडिविजुअल शुड कम कंज्यूम ओनली द नीड एंड शेयर, कि जितनी ज़रूरत हो उतनी ही उन्होंने लेना चाहिए, जितनी भूख है उतनी ही खानी चाहिए, और जितनी की ज़रूरत है उतने ही कपड़े होने चाहिए। तो जितनी की जो सिंप्लिसिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है हेल्प्स इन कंकरिंग रिसोर्सेज एंड रिड्यूसिंग इनक्वालिटी। इट ऑल्सो इंकरेजेस कंटिनेंट एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। Gandhi's personal life, mankind by simplicity, minism serve the model for the सर्वोदय philosophy. तो ये सर्वोदय जो पर्सनल इक्वलिटी है, सेल्फ रिलायंस पे बेस्ड है, हमने देखा कि नॉन वायलेंस पे बेस्ड है, कॉपरेशन पे और सिंप्लिसिटी पे बेस्ड है। तो ये जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो इससे आता है। ऑफर द रोड मैप फॉर क्रिएटिंग जस्ट हार्मोनियस सस्टेनेबल सोसाइटी रूटेड इन द मोरल एंड एथिकल वैल्यूज ऑफ दैट फिलोसफी। ये चीज़ें इसकी आती है। अब हम प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं फटाफट कि जो आपको एग्जाम्स में आए थे पहले उसको लिखना कैसे होता है वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे, कैसे इसमें मार्क्स मिलते हैं, आपसे एक्सपेक्टेड क्या है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन में स्टूडेंट थिंकिंग इन्वॉल्व है, तो इसलिए थिंकिंग इन्वॉल्व है और आप इसको रीड करते हो तो इसमें आपको कम लिखना होता है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो भी।
तो लेकिन आपको करेक्ट लिखना पड़ता है, आपको एक्सप्लेन करना होता है। इसमें एक्सपेक्टेड है कि आपको इसको एक्सप्लेन करें कि जो भी ये क्वेश्चन है, जैसे जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है उसके नीचे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 3-3 मार्क्स के होते हैं, क्योंकि इसमें आप ज़्यादा सोचते हो तो इसमें आप लिखते कम हो। बट आपको एक याद रखना है, जब भी आप ये अटेम्प्ट करते हो तो एक पेज में आप एक आंसर लिखिए पूरा और दूसरे पेज में दूसरा आंसर, आपको 2 क्वेश्चंस करने होते हैं। और इसको आप एक्सप्लेन करने के, जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा था, ऑफन ए पैरेलल हैज बीन मेड बिटवीन द एक्टिविस्ट ऑफ द ब्लैक पावर मूवमेंट ऑफ द 1960 का जो ब्लैक पावर मूवमेंट था, जिसका बीपीएम बोलते हैं, कि लेड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो इंस्पायर हुए थे गांधी जी से भी, और जो जनरली अपर्टाइड होता है, रंग भेद, कि हर सोसाइटी में एक जो कहीं भी पूरे वर्ल्ड में, जैसे इंडिया में कास्ट सिस्टम है, या फिर जो दूसरे कंट्रीज में रंग भेद है ब्लैक एंड वाइट का, यूरोपियन कंट्रीज में जो है क्लास और रंग भेद है, जैसे क्लास है वहाँ पे कि अपर क्लास, लोअर क्लास, एलाइट क्लास, या फिर रिच एंड पुअर। तो डिवीजन जो होती है वो सब जगह सोसाइटीज में होती है। तो ये जो डिवीजन के खिलाफ जो मूवमेंट थे, या फिर यहाँ पे रंग भेद के खिलाफ जो मूवमेंट थे, ब्लैक पावर मूवमेंट जिसको आप बोलते हो, रंग भेद का, अपर्टाइड का, ये जग मार्टिन लूथर किंग ने वहाँ पे लाया था। तो इसके इसका इफेक्ट क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। तो ये जो मूवमेंट है बीएलएम का, कि इन्होंने पूछा है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्लैक लाइव्स मैटर। तो ब्लैक लाइव्स मूवमेंट और उसके बाद ब्लैक लाइफ मैटर्स, जो कि 2014 के ऊपर यूएसए का इंटरनेशनल क्वेश्चन आपको आया था। तो एम्स टू एंड द सिस्टमेटिक रेसिज्म, पुलिस ब्रूटलिटी एंड वायलेंस अगेंस्ट द ब्लैक इंडिविजुअल्स। ये जो मेन था, क्योंकि वहाँ पे क्या होता था, ब्लैक के खिलाफ ज़्यादातर लोग उनको चिढ़ाते थे, और चिढ़ाते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, जिसको आप रेसिज्म बोलते हो, कि या फिर उनको इक्वलिटी नहीं देते हो, तो ये भी उसको रेसिज्म के कैटेगरी में आता है। पुलिस ब्रूटलिटी, उनको देख के ही लोग जो है उसको इरिटेट होते थे, या फिर उनको उल्टा सीधा बोलते, या उनको मारते थे, या एक्सप्लॉइट करते थे। वायलेंस ज़्यादा बढ़ा था। इट सीक जस्टिस फॉर विक्टिम ऑफ रेशियल इंजस्टिस, प्रमोट अवेयरनेस एंड अकाउंटेबिलिटी थ्रू प्रोटेस्ट, एडवोकेट फॉर पॉलिसी रिफॉर्म्स। द मूवमेंट emerged आफ्टर द ट्रेयन मार्टिन, रिफ्लेक्टिंग a call for equal treatment and justice and the black committee। तो ये आपका ब्लैक लाइव्स मैटर बीएलएम मूवमेंट के बारे में क्वेश्चन था। तो एक्सप्लेन द गांधीयन टेक्निक फॉर ऑफ रेसिस्टेंट टू द अनजस्ट लॉस। द गांधीयन टेक्निक ऑफ रेसिस्टेंट और सत्याग्रह emphasize the non-violence and civil disobedience against the just laws. It involves peaceful disobedience, immoral law, and unfairness and maintaining dignity। जैसे सॉल्ट मार्च था अगेंस्ट द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश सॉल्ट लॉस, डिमोन्स्ट्रेट हाउ पीसफुल डिफेंसेस का इंस्पायर चेंज एंड चैलेंज द ऑपरेशन। जो दबाव है उसको किस तरह से उसको अप्रूट किया जा सकता है ये। तो जब भी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन हो तो अपने मन से आपने आंसर लिखना होता है, आपका थॉट वहाँ पे होता है। और नॉलेज इज नॉट जीरो, नॉलेज इज नॉट जीरो, इतना आपको याद रखना है। जब आप वहाँ पे लिखते हैं कुछ, तो अपने थॉट्स लिखते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ आप नॉलेज लिखते हैं, अपना ओपिनियन लिखते हैं, तो आप उसका मार्क्स से लेके रिलीवेंट होने चाहिए। थोड़े एकदम इरिलीवेंट चीज़ या कुछ भी अंधाधुंध, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं लिखना है। आपको अपने फ्री एंड फेयर आपके ओपिनियन, और कुछ तो रिलेवेंसी, और कुछ तो कॉन्सेप्ट बेस आपने लिखना है, तो आपको इसमें मार्क्स मिलते हैं। तो इसी तरह से आपको हर आंसर के 2 या 3 पॉइंट अच्छे आप लिखते हो, तो आपको इसमें पूरे 6 मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा था प्रॉब्लम में, अकॉर्डिंग टू सम थियरीज ऑफ पनिशमेंट क्राइम इज लाइक अ डिसीज। तो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन थियरी ऑफ पनिशमेंट रिफ्लेक्टिंग इन द गिवन फैक्ट्स। तो इसमें तो है कि थियरी ऑफ पनिशमेंट रिफ्लेक्ट्स हियर इज द रिफॉर्मेटिव थियरी, कि दिस थियरी ट्रीट crimes as a moral psychological element and can create through rehabilitation and education. Instead of harsh punishment, it focuses on reforming the offender to prevent the future crimes. For example, अगर प्रोग्राम है like violating training for prisoners help them regenerate the society as a law abiding citizens। उसी तरह से why he is giving punishment regarded as a state responsibility। punishment is state responsibility because maintaining law and order is essential for societal stability। The state ensures justice by punishing offenders and according to legal procedures, preventing private vengeance, promoting fairness। For instance, court in India adjudicate criminal cases to maintain self harmony and uphold the justice। उसी तरह से हम एक क्वेश्चन आपको आया था कि अब इतना करंट अफेयर्स पे जनरली क्वेश्चन आ रहे थे, जैसे ये उस समय क्वेश्चन आया था अप्रैल 2024 में का ये क्वेश्चन पेपर हम कर रहे हैं, उसका पेपर सॉल्यूशन मेमोरी बेस्ड। ये महाराष्ट्र में 3 पार्टी कोalition गवर्नमेंट है, इज लेड बाय बीजेपी, शिवसेना एंड द नेशनल कांग्रेस पार्टी। तो क्वेश्चन पूछा, गिव एनी 3 मेरिट्स ऑफ कोalition गवर्नमेंट। तो जो भी ये गठबंधन की सरकार है, तो जो इसके अंदर इसका जो है कि मेरिट क्या है, इसके फायदे क्या है, वो उन्हें पूछे थे।
तो इसका आंसर था इंक्लूसिव गवर्नमेंट, कंसेंसस बिल्डिंग एंड प्रिवेंट एब्सोल्यूट पावर। तो अपने मन से ये कोई भी अच्छे आप 3 पॉइंट लिख सकते हो कि जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। उसी तरह से क्वेश्चन नेक्स्ट है, व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी, नेम एनी टू चैलेंजेस फेस्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। तो पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है इंडिविजुअल का विद सिमिलर आइडियोलॉजीज वर्किंग ऑन गेन ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड इम्प्लीमेंट देयर पॉलिसीज। इसमें जो है कि चैलेंजेस में इसमें चुनौतियाँ क्या क्या है उन्होंने पूछे थे। तो जैसे डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है या फिर करप्शन है, इस तरह के कुछ भी चैलेंजेस जो आपको लगे वो लिख सकते हैं। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट फुल लेंथ क्वेश्चन के लिए, जहाँ पे आप एक्सपेक्टेड है कि आप कम से कम 1200 टू अराउंड 1500 आप वर्ड्स में ये आंसर लिखें। ईच आंसर जो 3 क्वेश्चन होते हैं आपको अराउंड, इसमें अगर टाइम मैनेजमेंट बोले तो ईच आंसर के लिए आप कम से कम 20 से 25 मिनट में एक आंसर लिख के होना चाहिए। टोटल आपका 150 मिनट्स का क्वेश्चन पेपर होता है। तो यहाँ पे आपको 75 मीन्स 70 आपको टोटल मिनट में कंप्लीट होना चाहिए। 5 मार्क आपने एक्स्ट्रा इमरजेंसी के लिए रखनी चाहिए। तो 70 मिनट में आपके पूरा लिख के होना चाहिए, और रेस्ट जो आपका 90 जो आपका अराउंड मिनट्स बचते हैं, 80 मिनट्स, उस 80 मिनट्स में आपने जो है कि बचे हुए क्वेश्चंस करने पड़ते हैं होते हैं, जो कि आपका टाइम मैनेजमेंट के लिए अच्छा होता है। तो आप डिवीजन पहले कर लेना कि फुल लेंथ के लिए मुझे 75 मिनट्स में मुझे कंप्लीट करना ही है। सारे क्वेश्चंस अटेंड करिए। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते सारे, तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं आते और आपके फेल होने के भी चांसेस होते हैं। तो आप फुल लेंथ की तरह लिखिए। 100,200 वर्ड्स टू 1,500 वर्ड्स में आपको ये पूरा लिखना है, और उसके बाद आपको कम से कम 4 या 5 पेज में इसको लिखना होता है विद रिलेवेंट कॉन्सेप्ट, रिलेवेंट लॉ। और उसके बाद अगर शॉर्ट नोट्स है तो आप इसको जो है 500 टू 600 वर्ड्स में आप लिख सकते हैं, और जो इसमें अच्छे 10 से 15 पॉइंट होने चाहिए, और उसके लिए भी आप जो है कि अराउंड 30, क्योंकि इसमें आपको 2 क्वेश्चंस लिखने होते हैं, तो उसके लिए आप 20 मिनट्स आप रख सकते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड भी जैसे है कि अगर वहाँ भी आपके हिसाब से आपने अराउंड 2 क्वेश्चंस जो है अराउंड 20 टू 25 मिनट्स में आपने कर लेने चाहिए। और जो फुल लेंथ है आपका जो बचा हुआ ये है, तो आप उसको 30 मिनट्स में रख सकते हो। 15 मिनट आपने इमरजेंसी के लिए कहाँ टाइम कम लगता है, ज़्यादा लगता है, या आपको अगर टाइम का स्पीड अच्छा है तो यहाँ आप बढ़ा सकते हो। तो अपने हिसाब से आप टाइम मैनेजमेंट करिए। इतना याद रखिए कि जो फुल लेंथ है उसके लिए कम से कम आपको जो एक क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए 20 टू 25, किसी को 28 मिनट या 30 मिनट्स भी लगते हैं। उससे ज़्यादा आपने एक क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए फुल लेंथ में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नहीं तो आपका दूसरा पेपर और दूसरे कंप्लीट नहीं। उसी तरह से जो शॉर्ट नोट्स है उसमें आपने 10 से 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट या 10 मिनट टू राइट दैट आंसर, एंड रेस्ट आंसर फिर आपका अच्छे से हो जाता है। दिस वॉज ऑल अबाउट द टाइम मैनेजमेंट। आइए अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था फुल लेंथ के ऊपर कि राइट ए क्रिटिकल एस्टिमेट ऑफ मार्क्सिज्म। तो अंडरस्टैंडिंग द मार्क्सिज्म द ग्लोबल इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि मार्क्सिज्म फिलॉसफी पूरी तरह से है क्या। तो मार्क्सिज्म सोशल इकोनॉमिक थियरी जो डेवलप्ड कार्ल मार्क्स और फ्रीडरिच इंगल, ये जो थे ये दोनों ने ये मार्क्सिज्म थियरी उन्होंने जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थियरी उनकी थी, क्योंकि कार्ल मार्क्स इसके मेन लीडर थे, तो इसको मार्क्सिज्म बोला जाता है। तो इसका जो इन्फ्लुएंस था वर्ल्ड के ऊपर, जैसे इनइक्वालिटी थी, क्लास एक्सप्लॉयटेशन था, इनजस्टिस थी, राजा महाराजाओं का टाइम था, या फिर फ्यूडल थी, या कैपिटलिस्ट मूवमेंट थी, जहाँ पे और बिजनेस इज डू द बिजनेस, हमारा वेलफेयर, इस तरह की मानसिकता होती है कि हमको तो बिजनेस करना है, हमको तो डेवलपमेंट करना है, हम एक्सप्लॉयटेशन उसे किसी का हो तो उससे कोई ये नहीं, वो वेलफेयर बेस्ड नहीं है। तो इनका ये था कि जो भी चीज़ें होती है वो ह्यूमन वैल्यूज़ और ह्यूमन वेलफेयर और सबका अपलिफ्टमेंट होना चाहिए। जैसे इलिटरेट है तो उसको एजुकेशन मिलना चाहिए। अगर लेबर कोई काम कर रहा है तो उसके काम की वजह से कंपनी बड़ी हो रही है, लेकिन उसके वजह से बिजनेसमैन का प्रॉफिट एम नहीं होना चाहिए। जितनी भी कमाई हो वो, जितने भी लेबर है, जितने भी एम्प्लॉय है, उनको इक्वल तरीके से बचनी चाहिए। ये फ्री एंड फेयरनेस का जो कॉन्सेप्ट था वहाँ पे था। तो इस तरह की चीज़ें, जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है सोशल रिफॉर्म पे बेस्ड है या फिर स्ट्रगल फॉर जस्टिस पे बेस्ड है। तो मार्क्सिज्म का हम जो की आइडियलिज्म जो मार्क्सिज्म का है वो हम देख रहे हैं कि इसमें जैसे क्लास स्ट्रगल है, मार्क्सिज्म अर्जेस द सोसाइटी इज डिवाइडेड टू टू क्लास। एक तो एग्जाम्पल वर्ल्ड, और जिसमें वो बोलते थे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वर्कर्स, यूरोप फोर्स्ड लेबर वगैरह जैसे हैं, अच्छे वर्कर्स इन यूरोप है फेस्ड पुअर वेजेस ट्रेबल कंडीशंस वाइल फैक्ट्री ओनर्स बिकम रिच। तो क्लास स्ट्रगल जो है इंडिया का अगर देखें तो कॉलोनियल रूल था, जबकि लैंडलॉर्ड एक्सप्लॉइटेड फार्मर्स रेस्ट लीस्ट द रेस ऑफ द मूवमेंट। तेलंगाना पीसेंट रिवॉल्ट जो हुआ था 1946-51 में, ये उसका एग्जांपल है कि किस तरह से क्लास स्ट्रगल हुए हैं पूरे वर्ल्ड में या इंडिया में। जैसे पूरे वर्ल्ड, अगर उनका ये मानना था मार्क्सिज्म का कि ये बोर्गियोसिस ओनर ऑफ प्रोडक्शन,
द कॉलोनियल फैक्टर्स लैंड एंड वेल्थ। और दूसरा वो बोलते थे कि प्रोलेटेरिएट वर्कर्स दे सेल देयर लेबर फॉर वेजेस बट आर एक्सप्लॉइटेड बाय द बोर्गेज। तो उनका ये था कि बोर्गेरीज जो है वो प्रोलेटेरिएट को, वर्कर्स को, मतलब ओनर जो है वो हमेशा, या फिर बिजनेस का जो मालिक है वो वर्कर को एक्सप्लॉइट करता है। ये इसके बारे में ये कॉन्सेप्ट वो जनरली वो देते थे। अगर हिस्टोरिकल इसका चेंजेस अगर देखें तो हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू मार्क्स मूवमेंट दो स्टेजेस लाइक फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, इवेंचुअली कम्युनलिज्म अगर देखें तो ईच स्टेट एंड्स व्हेन क्लास कॉन्फ्लिक्ट ओवर थ्रो द वर्ल्ड सिस्टम। एग्जाम्पल अगर हम वर्ल्ड का देखें तो ये दो रशियन रिवोल्यूशन 1917 का है, रिप्लेस द मोनार्की विद सोशलिज्म। एग्जाम्पल अगर आप देखें द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पर्टिकुलरली मूवमेंट लेड बाय फार्मर्स वर्कर्स रिफ्लेक्टेड द ट्रांसिशन फ्रॉम द फ्यूडल टू डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो उसके बाद एक्सप्लॉइटेशन एंड सरप्लस वैल्यू जो है कि मार्क्स एक्सप्लेन द वर्कर्स प्रोड्यूस मोर वैल्यू देन दे आर पेड फॉर, कि वो उनका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है लेकिन उनको कम दिया जाता है। द एक्स्ट्रा वैल्यू दैट इज सरप्लस बिकम्स द प्रॉफिट ऑफ द ओनर। दिस सिस्टम इज अनफेयर एंड क्रिएट्स इनक्वालिटी। जैसे देखेंगे इन ग्लोबल सप्लाई चेन्स फैक्ट्री वर्कर्स इन कंट्रीज लाइक बांग्लादेश प्रोड्यूसेस गुड्स एंड मल्टी नेशनल ब्रांड्स बट आर पेड वेरी लो वेजेस। तो उनका ये मानना था कि जितना जो काम करता है, जितनी प्रॉफिट होती है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए वर्कर्स में। और हिस्टोरिकल चेंजेस में भी हमने देखा है कि किस तरह से वो जो कैपिटलिज्म मूवमेंट, फ्यूडलिज्म मूवमेंट कैपिटलिज्म में, फिर सोशलिज्म में, और फिर उन्होंने कन्वर्ट की। और उसी तरह से इनका जो सोच था कि इक्वलिटी होनी चाहिए सब में, जो कामगार है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है एक कंपनी के लिए जितना कि उस कंपनी का ओनर है, और सब इक्वल स्टेक होल्डर्स है, इक्वल पार्टनर्स है। कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्सिज्म अगर आप देखते हो कि ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट एग्जाम्पल क्यूबन रेवोल्यूशन 1959 का हुआ था, कि जो सोशलिस्ट गवर्नमेंट अंडर फिडल कैस्ट्रो, कि उन्होंने मार्क्सिज्म इन्फ्लुएंस रेवोल्यूशन सोशलिस्ट लाइक सोवियत एंड चाइना, कि जो है कि इससे इन्फ्लुएंस होके ये देश आगे बढ़े लोगों को लेके। ये इंस्पायर करता है लेबर यूनियन को डिमांडिंग बेटर वेजेस, वर्किंग आवर्स एंड कंडीशंस। इट क्रिटिक्स द ग्लोबल कैपिटलिज्म विथ एक्सप्लॉइट्स नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, कि इसको बात बहुत बार जो ग्लोबल कैपिटलिज्म को ये हार्म करता है, डेवलपमेंट को हार्म करता है, ऐसा भी इसके बारे में क्रिटिसिज्म किया जाता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो मार्क्सिस्ट जो पार्टीज है जो कि लेबर्स, फार्मर्स और मार्जिनलाइज कम्युनिटी को जो बिलीव करता है, अपनी मिक्स टाइप ऑफ इकोनॉमी थी जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की। लेकिन इसमें क्या है, जैसे नेक्सल मूवमेंट को इसने बढ़ावा दिया और इसके वजह से इसके जो ड्रॉबैक्स और इसके क्रिटिक्स भी बहुत होते हैं। तो मार्क्स प्रिंसिपल इन्फ्लुएंस द पॉलिसीज ऑफ द लैंड एंड द वर्कर्स, बिकॉज ये बिलीव करती है कि जैसे वनों में रहने वाले लोग हैं, आदिवासी है, तो वहाँ पे नौकरी वगैरह भी जो मिलनी चाहिए, क्योंकि वो रिसोर्स उनका है, इतनी जनरेशन से वहाँ रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन है तो उनकी होनी चाहिए। और उनका ये बिलीव होता है मार्क्सिज्म में कि जैसे ही कैपिटलिस्ट लोग आते हैं, डेवलपमेंट आते हैं, तो वहाँ का जो नेचुरल ब्यूटी है उसको वो ख़त्म करते हैं और वहाँ पे पॉल्यूशन चालू हो जाता है। तो जैसे अगर रिवर है, गाँव की रिवर या फिर फॉरेस्ट की रिवर, वो बहुत साफ़ सुथरी है, लेकिन जैसे ही कैपिटलिस्ट आते हैं, डेवलपमेंट आता है, तो डेवलपमेंट के नाम पे वहाँ पे पॉल्यूशन चालू हो जाता है, प्लास्टिक चालू हो जाता है, तो नेचर को उसको हार्म होता है। तो एनवायरनमेंट के बारे में भी दो मार्क्सिज्म का, और लेबर के बारे में जैसे आपने देखा कि इक्वलिटी, उसी तरह से एनवायरनमेंट के बारे में भी मार्क्सिज्म का मानना था कि बहुत बार कैपिटलिस्ट फिलॉसफी जो फिलॉसफी है इससे नुकसान होता है एनवायरनमेंट को। तो इससे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और जो वहाँ के लोग हैं उनके प्रोटेक्शन, उनके एथनिक की प्रोटेक्शन होनी चाहिए। ये मूवमेंट बोलने की कोशिश करता है। इसका स्ट्रेंथ क्या है मार्क्सिज्म का? फाइटिंग इनइक्वालिटी, द मार्क्सिज्म एक्सप्लॉइटेशन वर्कर्स एंड कॉल फॉर ए फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट है 1948 का, द फेयर पे पॉलिसी। बहुत सारे पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, आपको इतना याद रखना है कि हमको 20 से 25 अच्छे पॉइंट्स लिखने हैं। एम्पावरिंग मार्जिनलिज्म जैसे है मार्क्सिज्म फोकस ऑन अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर, ठीक है, एंड वर्किंग क्लासेस। उसके बाद इसके जो क्रिटिक्स है कैपिटलिज्म के, जैसे बोलते हैं बिलियनियर लाइक जेफ बोएस, वन वास्टिव बोलता है कि वाइल मेनी वर्कर्स इन अमेजन वेयर हाउस स्ट्रगल विद ए लो वेजेस। इसके बाद में इसके क्रिटिक करते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि कैपिटलिस्ट जो मिज्म है, जो प्राइवेटाइजेशन है, उसमें एक्सप्लॉइटेशन होता है। किसका एक्सप्लॉइटेशन होता है? लेबर का। उससे काम ज़्यादा लिया जाता है लेकिन उसे एक्सप्लॉइट किया जाता है। इसलिए आपका अभी जो लेबर लॉ के जो कोड्स आ रहे हैं, वेरियस जो लॉ आ रहे हैं, कि इसको बैलेंस करने के लिए, मिडल पाथ निकालने के लिए, कि जो एम्प्लॉय है उसको भी नुकसान ना हो और जो कंपनी, जो कंट्री ग्रो करे। तो इस तरह की चीज़ें चैलेंजेस है इसके बारे में कि गोल्डन कॉन्टेक्स्ट एग्जांपल चाइना शिफ्ट द मार्केट इकोनॉमी शो दैट द प्योर मार्क्सिज्म इज डिफिकल्ट टू सस्टेन। इवन तो चाइना जो एकदम, या फिर रशिया जो कट्टर मार्क्सिज्म माने जाते हैं, अब वो भी अपने पॉलिसीज चेंज कर रहे हैं कि प्योर तरह से मार्क्सिज्म नहीं है। विद द टाइम दे आर चेंजिंग बिकॉज उनको पता है कि डिफिकल्ट टू सर्वाइव। Many Marxist revolutions authoritarian governments such as Soviet Union where freedom of speech and political dissent were suppressed.
तो यहाँ पे जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड बहुत बार पॉलिटिकल ये नहीं होता, जैसे चाइना में सबसे ज़्यादा कैपिटल, सबसे ज़्यादा लोगों को मारा जाता है, वहाँ फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है। तो इस तरह के जो इसके जो मार्क्सिज्म प्योर थ्योरी से फॉलो नहीं होते, तो दिस आर द क्रिटिक्स ऑफ दैट कि फ्रीडम ऑफ, अगर आपको मार्क्सिज्म फॉलो कर फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए या फिर जो इक्वालिटी होनी चाहिए, तो यहाँ पे डोमिनेंस चालू हो जाता है, तो पूरी तरह से मार्क्सिज्म फॉलो नहीं होता है। ये चैलेंजेस है मार्क्सिज्म के। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो बंगाल वगैरह में जहाँ पे मार्क्सिज्म फॉली स्ट्रांग होल्ड है कि वहाँ पे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है कि वहाँ पे, लेकिन उसकी वजह से क्या हो गया कि नक्सल मूवमेंट बढ़ गए, वायलेंस बढ़ गया, लीडिंग टू क्रिटिसिज्म द गवर्नमेंट एंड क्रैकडाउन। तो रिलीवेंस ऑफ मार्क्सिज्म मूवमेंट देखें तो वर्ल्ड का अगर एग्जांपल देखें तो ऑक्यूपाई एक मूवमेंट हुआ था, द एक्सप्लॉयटेशन वर्कर्स इन ग्लोबल सप्लाई चेन सच एज गारमेंट फैक्ट्री में, जैसे बांग्लादेश में रिफ्लेक्ट कंसर्न्स लेबर एक्सप्लॉयटेशन। तो वहाँ पे लेबर एक्सप्लॉयटेशन, इस तरह की चीज़ें जो हुई थी वर्ल्ड में, तो उसमें मार्क्सिज्म का बहुत बड़ा रोल था। इंडिया में जैसे मनरेगा की पॉलिसी है कि ये मार्क्सिज्म आइडिया से और गांधीज्म के आइडिया से ही, बाय गारंटिंग द वर्क फॉर रूरल एरिया, वो आया था। और अभी फैक्ट्रीज में भी, और जो नया सोशल सिक्योरिटी कोड लेबर लॉ का आ रहा है, इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, या फिर जो वर्क हेल्थ एंड जो कंडीशन पे कोड जो आ रहे हैं, उस पर ये इम्प्रूवमेंट और उसके मार्क्सिज्म फिलोसफी पे उसको लाने के जाके जो अच्छी चीज़ है, जो सबकी फिलोसफी की वो लेते जा रहे हैं कि एक साथ किसी एक ही फिलोसफी को नहीं, जो अच्छी चीज़ है जो अभी के जनरेशन के हिसाब से कि अच्छी जो रहेगी, तो इसलिए पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है। नाउ स्ट्रेंथ है वीकनेस देखते हैं मार्क्सिज्म। इसका जो स्ट्रेंथ है कि हाईलाइट द सोशल एंड इकोनॉमिक इनजस्टिस, एम्पावर द वर्किंग क्लास एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप एंड क्रिटिक्स अनचेक कैपिटलिज्म प्रमोट इक्वालिटी। इसके वीकनेस जो है, ओवर एम्फासिस इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड इग्नोर्स कल्चर एंड आइडेंटिटी। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस often lead to authority inefficiency, face to full address issues like race, gender and environment justice। ये चीज़ें इसकी जो वीकनेस में आती है। ठीक है, तो इसमें तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नाश्ता में बाद में करूँगा, रिकॉर्ड करता हूँ। ठीक है, बाय। बाद में करता हूँ। ठीक है, ओके। ठीक है, पहले बच्चों लोग का कर लूँ। ठीक है, ओके, बाय। डिस्टर्ब मत करो, मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है। कंक्लूजन इन बोथ ग्लोबल एंड इंडियन, सॉरी स्टूडेंट्स, इन बोथ, आइए देखते हैं अब हम इसको कंटिन्यू। इन कंक्लूजन, इन बोथ ग्लोबल एंड इंडियन कॉन्टेक्स्ट, मार्क्सिज्म ऑफर्स पावरफुल critic of inequality, exploitation and injustice. Its principles have inspired revolution, social movement and policies to empower the marginalized. However, the real world implementation face challenges like authoritarianism and inefficiency। तो अगर आपको मार्क्सिज्म क्वेश्चन आए तो इसमें से कोई भी अच्छे आप पॉइंट लिख सकते हो, 20 से 25। अब आइए नेक्स्ट मूव करते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी, जो थॉमस होब्स का सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। थॉमस होब्स इंग्लिश फिलोसफर थे कि जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी दी थी अपने लेविथेन 1651 की उनकी एक किताब थी, उसके अंदर। दिस थियरी एक्सप्लेन्स हाउ सोसाइटीज आर फॉर्म्ड एंड व्हाई पीपल एग्री टू ओबे रूल्स एंड लॉस। Who believe that without a government authority, life would be chaos and dangerous. To avoid this, people enter into social contract theory, जहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सचेंज फॉर सेफ्टी, ऑर्डर, ये सब चीज़ें होती है। इसके जो की आइडियाज़ है होप्स के सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी के, कि वो बोलते हैं कि स्टेट ऑफ ए नेचर एग्जाम्पल, जैसे होप कंपेयर द स्टेट ऑफ नेचर टू ए वार जोन वेर एवरीवन फाइट्स फॉर सर्वाइवल एंड नो वन ट्रस्ट एनीवन। तो ये जो स्टे नेचर एग्जाम्पल वो देते हैं वर्ल्ड के लिए, कि वो बोलते हैं कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी में, कि इस दुनिया में हर कोई दूसरे से लड़ रहा होता है सर्वाइव करने के लिए, सर्वाइवल ऑफ द, और उसको किसी पे विश्वास नहीं है। एग्जाम्पल उसका वो देते हैं कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉलेसनेस, राइट्स, एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी कैन लीड टू चावस एंड वायलेंस। सिमिलरली होप डिस्क्रिप्शन फॉर द स्टेट, अगर वो बोलते हैं कि अगर गवर्नमेंट ना रहे, पुलिस ना रहे, तो पूरी तरह से राइट हो जाएगी, लॉलेसनेस हो जाएगा, चोरी वगैरह बढ़ जाएगी। तो ये जो है कि इसका रहना जरूरी है, गवर्नमेंट का रहना चाहिए। तो सोशल में एक कॉन्ट्रैक्ट है, उनका ये मानना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट और लोगों के बीच में, कि लोग उनको इलेक्ट करके देंगे और उनकी जवाबदारी है कि उनको प्रोटेक्शन देना, उनके लिए वेलफेयर स्कीम लाना, उनके लिए सड़क बनाना, पानी की व्यवस्था करना, सड़क, पानी, रोजगार की व्यवस्था करना, उनके जो है रेसिडेंट की व्यवस्था करना, जितने भी वेलफेयर है। तो ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द पीपल एंड द रूलर्स। तो ये भी बोलते थे कि ड्यूरिंग द, कि होप्स डिस्क्राइब स्टेट द नेचर द टाइम बिफोर गवर्नमेंट एग्जिस्टेड इन द स्टेट देयर आर नो रूल्स। जैसे वो बताते हैं कि पीपल नहीं है, कांस्टेंट फियर है, डेंजर है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये इनका ये बोलना था कि ये स्टेट ऑफ नेचर क्या होता है, कंट्री कैसी हो जाती है कि देयर इज ए सॉलिटरी, पुअर, नास्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट। तो द होल country and the whole state becomes solitary, poor, nasty, brutish and short, and this is the concept। उसके बाद द सोशल कॉन्ट्रैक्ट एग्जाम्पल क्या करता है,
Modern government collects taxes and imposes law, but in return they ensure safety, infrastructure, public services like police and court. तो ये उनका ये बोलना है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है वर्ल्ड का अपने गवर्नमेंट से, वो टैक्स भी लेगी आपसे, आपसे वोट भी लेगी, लेकिन इन रिटर्न वो इंश्योर करता है कि आपको सेफ्टी मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, सर्विसेज लाइक पुलिस एंड कोर्ट्स आपको मिले. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये रिप्रेजेंट करता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट वेयर सिटीजन एग्री टू फॉलो लॉ इन एक्सचेंज ऑफ राइट टू प्रोटेक्शन एंड जस्टिस. उसी तरह से टू एस्केप द चाउस ऑफ द स्टेट नेचर पीपल एग्री टू फॉर्म ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट. They give up some of the individual freedoms and agree to follow rules and obey ruler. In return, the ruler or the government provides security, order, and protection of the people. Sovereignty authority है, जैसे example world in a monarch like 17th century England में the king acted as a sovereign authority. Example in democracy, parliamentary and judiciary act as a sovereign authority, ensuring laws are upheld. Hobbes argue that to maintain peace and order, there must be a sovereign authority with absolute power. This could be king, government, or assembly. The sovereign ensures law are followed and punished those who break them. Fear of chaos होता है इसमें. After wars or revolution, the strong government are often established or restored the order. Example during emergencies like natural disaster, governments take control to ensure order and safety. Hobbes believe that the people obey the social contract out of fear or returning the chaotic state on the nature. He emphasized that the strong government is necessary to prevent anarchy and maintain stability. This is what about. तो इनका जो मानना था, होप्स का क्लियर आइडिया था कि स्टेट का एक नेचर का एग्जाम्पल है, अगर स्टेट नहीं होगी तो सोलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रिटिश हो जाएगा. सोशल कॉन्ट्रैक्ट है कि जहाँ पे लोग चुन के देते हैं गवर्नमेंट को या उनको टैक्स देते हैं, इन रिटर्न उनको सेफ्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक सर्विस, पॉलिसीज गुड और ये सब चीज़ें गवर्नमेंट ने देनी होती है. सोवरेन अथॉरिटी एक अच्छी चीज़ होती है, उसको एब्सोल्यूट पावर देते थे, किंग, द गवर्नमेंट या असेंबली जो भी हो उनको एब्सोल्यूट पावर दे देना चाहिए और लोगों ने उनको ओबे करना चाहिए. इससे फियर ऑफ चाउस होता है, उनका बोलना था कि ड्यूरिंग इमरजेंसी लाइक नेचुरल डिजास्टर वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं. स्ट्रेंथ जो होप्स की थियरी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी की एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑर्डर एंड अथॉरिटी, ये देता है कि होप्स थियरी एक्सप्लेन एनी सोसाइटी रीड गवर्नमेंट एंड लॉज टू मेंटेन पीस एंड प्रिवेंट चाउस. उसी तरह से ये प्रैक्टिकल अप्रोच देता है द आइडिया दैट द पीपल एक्ट आउट ऑफ द सेल्फ इंटरेस्ट एंड फियर इन रियलिटी रिफ्लेक्ट्स ह्यूमन बिहेवियर. फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न, अगर आप देखें पॉलिटिकल साइंस में, कि होप्स आइडियाज इन्फ्लुएंस लेटर द थिंकर्स लाइक जॉन लॉक एंड रूसो इनको उन्होंने इन्फ्लुएंस किया कि शेपिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी विच वॉज वेरी नेसेसरी. क्रिटिसिज्म जो होता है होप्स थियरी का कि एब्सोल्यूट पावर, एग्जांपल देते हैं कि इन नाजी को, जैसे एडोल्फ हिटलर को एब्सोल्यूट पावर दिया गया. एब्सोल्यूट पावर इज आल्सो नॉट गुड, कि कंट्रोल रिजेंबल होप्स आइडिया ऑफ सॉवरेंटी बट लेड टू द ऑपरेशन एंड वॉर. होप्स आइडिया ऑफ ऑल पावरफुल सॉवरेन कैन लेड टू ए डिक्टेटरशिप एंड अथॉरिटिज्म, ये उन्होंने बताते हैं. रिफ्लेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल राइट, जैसे एग्जांपल है इंडिया में ड्यूरिंग इमरजेंसी 1975-77 में फंडामेंटल राइट्स वर सस्पेंडेड, शोइंग द डेंजरस एंड एब्सोल्यूट पावर, कि एब्सोल्यूट पावर कितना डेंजरस हो सकता है. लोगों ने उस समय एक्सपीरियंस किया कि जब उनकी राइट्स चली गई तो उनको सबको जेलों में डाल गया, कि फ्रीडम ऑफ प्रेस खत्म कर दिया गया. तो इसके लिए क्रिटिसिज्म होता है होप्स थियरी की कि बहुत बार एब्सोल्यूट पावर भी जो एक्सप्लॉइट करने या डोमिनेट करने की लोगों पे कोशिश करती है. उसी तरह से पेसिमिस्टिक व्यू है ऑफ ह्यूमंस, होप्स अज्यूम दैट द ह्यूमन आर नेचुरली सेल्फिश एंड वायलेंट. उनका ये बोलना था कि ह्यूमन नेचुरली सेल्फिश और वायलेंट है, हर कोई अच्छा नहीं है. उनका ये तो हर किसी से जो है कंपटीशन करते रहता है, ये उनका मानना था सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी में. इसलिए उनका ये मानना था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए ये एंड होने के लिए. तो इग्नोरिंग दैट कैपेसिटी फॉर कॉपरेशन एंड काइंडनेस, तो उसमें उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बोला, कॉपरेशन एंड काइंडनेस को उन्होंने जगह नहीं दी, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को जगह दी. ये भी उनका क्रिटिसिज्म होप्स थियरी के लिए होता है. अगर रिलीवेंस ऑफ होप्स थियरी देखें तो वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में, जैसे वर्ल्ड वार टू, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इन यूरोप हेल्प रिबिल्ड सोसाइटीज एंड प्रिवेंट द फर्दर चाउस. उसी तरह से इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें कि हमने जब आज़ादी मिली तो एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी थी, लेकिन हमने उसके बाद गवर्नमेंट बनाया और डिसऑर्डर और लोगों के वेलफेयर के लिए काम किया. इसका स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, इसका स्ट्रेंथ जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी का, कि एक्सप्लेन एनी गवर्नमेंट एंड लॉस आर नेसेसरी पीसफुल लिविंग, प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर द अंडरस्टैंडिंग अथॉरिटी एंड स्टेट इन्फॉर्मेशन, हाईलाइट द डेंजर्स ऑफ एनएस. आप सुनते जाइए स्टूडेंट, जिससे कि अगर एक या दो बार आप ये सुन लेंगे पूरा वीडियो तो आपको ये याद हो जाएगा और एग्जाम में आप अपने अच्छे से अच्छे पॉइंट्स, रिलेवेंट पॉइंट अपने मन से लिख सकते हैं. इसका वीकनेस ये है, एडवोकेट्स फॉर एब्सोल्यूट पावर विच कैन लीड टू अथॉरिटिज्म, अंडरस्टिमेट ह्यूमन कैपेसिटी फॉर कॉपरेशन, म्यूचुअल ट्रस्ट, इग्नोर्स डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल एंड इंडिविजुअल फ्रीडम. तो दिस वाज ऑल अबाउट सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी. अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं. व्हाट आर द सोशलिस्ट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
what are the democracies of socialism? Samajwad, that's a socialism, is a system where the government or the community owns and controls the key resources and industry to ensure the wealth and opportunity are distributed equally. कि इनका ये मानना होता है कि ये ज़्यादातर जैसे गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जिसको आप बोलते हैं वो ज़्यादा होना चाहिए. इट एम्स टू रिड्यूस इनइक्वालिटी एंड प्रायोरिटाइज कलेक्टिव वेलफेयर ऑफ ओवर इंडिविजुअल. इसका एग्जांपल हम देखते हैं. इंडिया में मनरेगा का जैसे कॉन्सेप्ट है, गारंटी टू द रूरल वर्कर्स इन द राइट टू वर्क, कि काम के बदले आपको पैसा जो मिलता है, और जो लोकल जो वहाँ के लोग होते हैं वही जैसे उन लोगों ने सड़क बना दिया या कुआं बना दिया वहाँ के लोगों ने ही वहाँ के गांव में, तो उसके बदले जिन्होंने काम किया उनको वहीं के लोगों को रोजगार मिल गया. तो ये एक सोशलिज्म का एक एग्जाम्पल है, रिफ्लेक्टिंग द सोशल फिलोसफी. तो ये सोशलिज्म एम्फेसाइज करता है इक्वलिटी को, जस्टिस को एंड कलेक्टिव वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी को. In India, the Indian Constitution reflects the socialist principle to ensure the fair distribution of wealth, opportunities and resources. These features aim to reduce the inequality को reduce करता है, empower marginalized community को. However, socialism also faces criticism for potentially limiting individual freedom and efficiency. This generally अगर आप साइलेंट फीचर देखें तो इंक्लूजन है ये, कि सोशलिस्ट के एग्जांपल देखें. प्रीमल डिक्लेयर्स इंडिया से सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एम्फसाइजिंग द सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी. ये टर्म जो था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में पहले नहीं था. इसको 42nd अमेंडमेंट में द टर्म सोशलिस्ट और एडेड टू द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द 42nd अमेंडमेंट. इट सिग्निफाइज द कमिटमेंट टू अचीव फेयर एंड जस्ट सोसाइटी. इसके जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी अगर आप देखते हैं, इसमें भी प्रोविजन है कि गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक मनरेगा reflect these principles by providing the employment to the rural workers. अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ऑलरेडी इनडायरेक्टली सोशलिज्म की चीज़ें थी, बट हमने ये जो वर्ड सोशलिस्ट डाली, जो इसमें डाला, वो 42nd अमेंडमेंट में हमारे प्रियम्बल में डाला कि द इंडिया as a sovereign socially secular democratic and republic. तो दिस वाज एडेड. तो अगर हम देखते हैं डीपीएसपी डायरेक्टिव जो डायरेक्शंस है जो गवर्नमेंट को रूल बनाने का या कानून बनाने का, एक्ट बनाने का, तो पार्ट 4 में ये बोलता है कि आर्टिकल 38 इंश्योर सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस. तो इसके तहत बहुत सारी, तो कि 39B एडवोकेट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज. 41 प्रमोट द राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस. अगर आप इसमें एग्जांपल देखें जैसे सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, कि अभी रिजर्वेशन जो है, रिजर्वेशन इन इलेक्शंस फॉर वुमेन, फॉर द लोकल पीपल, फॉर द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और द स्टेट व्हिच डिसाइड अदर बैकवर्ड क्लास, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए कोई भी पॉलिसी बने, उनके एजुकेशन के लिए कोई पॉलिसी बने. तो ये आर्टिकल 38 में ये रिफ्लेक्ट करता है जो सोशलिस्ट अप्रोच, उसको वो रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है कि अपलिफ्टमेंट के लिए. वो एडवोकेट करता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज. टैक्स से जो मनी आया जो अंडर प्रिविलेज है, फॉर एग्जांपल अगर बस में वुमन को कंसेशन दे दिया है, वुमन को फ्री कर दिया या सीनियर सिटीजन को फ्री कर दिया, तो ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, हाउ इट डिस्ट्रीब्यूट का टर्म. जैसे अभी जो योजनाएं लागू की गई कि जो लाड़की बहन योजना या लाडली बहन योजना, या फिर सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई योजना लागू, पेंशन स्कीम लागू किए गए, तो ये जो जितने भी स्कीम्स हैं ये सोशलिज्म को रिफ्लेक्ट करता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. ये प्रमोट द राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस. ये एबॉलिश करता है एक्सप्लॉयटेशन को. जैसे चाइल्ड लेबर प्रोविजन एक्ट है, एक सोशलिज्म प्रिंसिपल बेस्ड. कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि आर्टिकल, आपका जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 23, 24 है, उसकी बेस्ड है कि प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, कि बैन्स द चाइल्ड लेबर अंडर द 14 इन द हजार्डस इंडस्ट्री को में 14 के ऊपर भी वो बैन करता है, और चाइल्ड लेबर पूरी तरह से 14 ईयर से बैन करता है. दिस आर द रिफ्लेक्ट्स द सोशलिज्म. उसी तरह से लैंड रिफॉर्म है, जैसे स्टेट बैंक को नेशनलाइज किया गया था, ये भी सोशलिज्म के थ्रू. तो सोशलिज्म इज रिफ्लेक्टेड इन द एफर्ट्स टू रिड्यूस लैंड इनक्वालिटी एंड ब्रिंग की इंडस्ट्रीज अंडर द कंट्रोल. जैसे लैंड सीलिंग एक्ट थी, प्रिवेंट लार्ज लैंड होल्डर्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड लैंड टू द पुअर. नेशनलाइजेशन इंडस्ट्रीज लाइक बैंक्स एंड इंश्योर द एसेंशियल सर्विसेज. दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ दैट. अब रिजर्वेशन फॉर मार्जिनाइज्ड ग्रुप, जैसे आर्टिकल 15(4) और आर्टिकल 16(4) है, टू एनेबल द स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. तो इसमें जो प्रोविजन दिए गए, चाहे वुमेन के डेवलपमेंट के लिए, चाहे फिर एजुकेशनली बैकवर्ड के लिए, चाहे फिर सोशली बैकवर्ड के लिए, जैसे मराठा आरक्षण अभी मांग रहे हैं क्योंकि वो एजुकेशनली बैकवर्ड अपने आप को, इवन दो रिसोर्सेस है, लेकिन उनका ये मानना है कि हम एजुकेशनली बैकवर्ड, और जो है कि हमारी उतनी पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में नहीं, जॉब्स में नहीं है, तो हमको वहाँ पे रिजर्वेशन, हमको उस एरिया में ओबीसी कैटेगरी, जो भी कैटेगरी मिलनी चाहिए.
Constitution provide reservation for scheduled caste, scheduled tribes and other backward in education routes. So these are the reflection of the socialism. जैसे right to equality है कि लॉ प्रोटेक्ट करता है, जैसे आर्टिकल 14 में आर्टिकल 17 एबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को, प्रमोट डिग्निटी एंड इक्वालिटी. दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ द सोशलिज्म, सोशलिस्ट थॉट्स. तो उसी तरह से एंश्योर ऑल सिटीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली बिफोर द लॉ. इसके डीमेरिट्स क्या है हम देख लेते हैं सोशलिज्म के. ये इनएफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन करता है, बहुत बार ऐसा मानना होता है. जैसे सोवियत यूनियन में एक्सेसिव स्टेट कंट्रोल लेड टू द इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी, शॉर्टेज ऑफ द बेसिक गुड्स. तो इसमें क्या हो जाता है, ज़्यादा कोई भी चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं होती. एग्जाम्पल में जैसे स्टेट कंट्रोल्ड सेक्टर्स लाइक एयर इंडिया. अभी एयर इंडिया स्टेट कंट्रोल सोशलिज्म में है, तो ये पूरी तरह से लॉस सफ़र कर रहा है. अब इसको प्राइवेटाइजेशन वापस टाटा ने ले लिया है, तो इसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़, क्योंकि लोग काम नहीं करते हैं. दिस इज प्रॉब्लम इधर हो जाता है कि ऐसी जो इसके भी इसलिए भी इसको ये की जाती है कि जब किसी को गवर्नमेंट जॉब या फिर गवर्नमेंट की चीज़ें मिल जाती है तो वो काम करना छोड़ देते हैं, और या उतनी अपने एफर्ट्स नहीं लेते हैं, या फिर उनके वर्कफोर्स कम होने के कारण उतना सारी चीज़ें नहीं होती. तो सोशलिज्म का ये ड्रॉबैक माना जाता है, जैसे हमने एयर इंडिया का एग्जाम्पल देखा. उसी तरह से ये रिड्यूस करता है इंडिविजुअल फ्रीडम को. इसका एग्जांपल जैसे हम देख लेते हैं कि क्यूबा में प्राइवेट एंटरप्राइज हैवीली रेस्ट्रिक्टेड. एक्सेसिव रेगुलेशन जैसे लाइसेंस राज हिंडेड द प्राइवेट एंटरप्राइज एंड इनोवेशन. जो लाइसेंस राज 1947 टू 91 में चला, कि इस लाइसेंस राज को भी बहुत सारा इसी वजह से प्रॉब्लम हुआ था कि प्राइवेट कलेक्टिव वेलफेयर नहीं हो पाए, विच कैन लिपिट द पर्सन को. उसी तरह डिपेंडेंट ऑन द स्टेट एग्जाम्पल, और स्टेट का ये जो है इकोनॉमी को, वर्ल्ड को जो स्लो करता है ऐसा बोला जाता है, और करप्शन बढ़ जाते हैं. तो रिलीवेंस अगर आप देखें सोशलिज्म इंडिया में, तो रिड्यूसिंग इनक्वालिटी जैसे पीएम किसान योजना, जिसमें प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द स्मॉल फार्मर्स, ये एग्जांपल है सोशलिज्म फिलोसफी का. उसी तरह से आप देखें सोशलिज्म जो अच्छी तरह से इंडिया में जो इम्प्लीमेंट कुछ पॉलिसीज में हुए, कि जैसे आयुष्मान भारत, इसके अंदर जो इंश्योर करता है अफोर्डेबल हेल्थ केयर फॉर द पुअर, और जो फ्री हेल्थ केयर फॉर द पुअर है, या राइट टू एजुकेशन है, या फिर बैलेंसिंग कैपिटलिज्म सोशलिज्म को इंडिया में जैसे होता है कि प्राइवेट इंडस्ट्री ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ वाइल वेलफेयर. और जो अभी CSR का कॉन्सेप्ट है कि कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज जो है, कि उस चीज़ों की चीज़ें उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए वहाँ पे होती है. तो सोशल जो कम्युनिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी की जो कॉन्सेप्ट है वो सोशलिज्म से आई है, कि प्राइवेट कंपनियां हैं तो उतना चीज़ें उनको उन्हें करना पड़ेगा. जैसे अभी जो प्राइवेट जो कंपनीज है जैसे स्विगी वगैरह, उनको क्या होता है 1 to 2% अपना जो टर्नओवर है वो वेलफेयर के लिए उनको जमा करके रखना पड़ता है. तो दिस आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ द सोशलिज्म. so स्ट्रेंथ क्या है कि प्रमोट इक्वालिटी, जस्टिस, प्रमोट राइट टू मार्जिनलाइज ग्रुप, एंश्योर द एजुकेशन एंड हेल्थ केयर. इसका वीकनेस जो है कैन लीड टू इनएफिशिएंट करप्शन, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड लिमिट्स. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको फुल लेंथ के लिए आया था, कि इसमें ये क्वेश्चंस भी बार बार आते हैं. जैसे थियरी ऑफ सर्कुलेशन अलाइड अस बाय द पेरेटो. इसमें पेरेटो की जो थियरी थी सर्कुलेशन की, वो हम देख रहे हैं कि थियरी ऑफ सर्कुलेशन एलिट्स इन द बुक ऑफ द माइंड एंड सोसाइटी 1916 में उन्होंने ये बुक लिखी थी. तो उसमें थियरी सजेस्ट दैट द सोसाइटी आर ऑलवेज रूल्ड बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ एलाइट्स. कि इनका ये मानना था कि एक स्मॉल ग्रुप होता है जो डोमिनेट करता है इंटायर सोसाइटी को या इंटायर पीपल को, एंड दिस ग्रुप कीप्स चेंजिंग ओवर टाइम थ्रू कंटिन्यूस प्रोसेस. According to Pareto, even the democratic system, true powers remains concentrated on the hands of the few, and these elites compete and replace each other in cycle. इसके जो की आइडियाज है सर्कुलेटिंग के एलाइट की डेफिनेशन ऑफ एलाइट एग्जांपल, पॉलिटिकल लीडर, टॉप बिजनेस एग्जीक्यूटिव, मिलिट्री जनरल्स often form the ruling the elite in the most societies. प्लेटो का ये मानना था कि जो मोस्ट कैपेबल, टैलेंटेड, रिसोर्सफुल इंडिविजुअल इन एनी फील्ड सच एज पॉलिटिक्स, बिजनेस और मिलिट्री, elite use their ability to dominate society, maintain power, influence decision making. तो ये इनका elite के बारे में मानना था कि elite लोग कौन होते हैं, वो जनरली करते क्या हैं. तो वो बोलते हैं कि किसी भी, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, चाहे वो किसी कोई कंपनी हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो हाउसिंग सोसाइटी हो, चाहे वो विलेज हो, वहाँ पे एक अलाइट लोग होते हैं जो डोमिनेट करते हैं सबको, और जो जनरली रूल करते हैं, जिनकी चलती है, ऐसा बोला जाता है कि जिनका वट होता है. तो ये जनरली एलाइड यूज देयर एबिलिटी टू डोमिनेट द मेंटेन द सोसाइटी, ऐसा इनका मानना था. तो उसके आगे पेरेटो ये बोलते हैं कि टाइप्स ऑफ एलाइड का एग्जांपल वो देते हैं पेरेटो. इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज इलेक्टेड ऑफिशियल्स आर गवर्निंग एलाइड्स, वाइल मीडिया, मुगल्स एंड द टेक बिलियनर्स लाइक एलन मस्क या इस तरह के जेफ बेजोस और इस तरह के लोगों का ये आर नॉन गवर्निंग एलाइड, जिसको बोलते हैं जैसे अंबानी हो गए या अदानी, इन लोगों को जो नॉन एलाइड who hold the significant influence on the government elites.
दिस एलाइट्स डायरेक्टेड होल्ड पावर एंड गवर्न सोसाइटी सच एज पॉलिटिशियंस और रूलर्स। तो ये बोलते हैं नॉन गवर्निंग एलाइट्स जो होती है, दिस एलाइट्स इन्फ्लुएंस सोसाइटी डायरेक्टली थ्रू वेल्थ, कल्चर एंड नॉलेज एंड सच एज इंडस्ट्रियल्स, इंटेलेक्चुअल्स एंड रिलीजियस लीडर। तो उनका ये बोलना है एलाइट होता है वो इंडस्ट्रियली हो सकता है, गांव का एक पावरफुल वेल्थी हो सकता है, या फिर वहाँ पे एक रिलीजियस लीडर हो सकता है। जो एलाइट के एग्जांपल्स में उन्होंने वो जब देते हैं तो बोलते हैं इस तरह के लोग होते हैं जो डोमिनेट करते हैं लोगों को और जो चलाते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट, पैरेलल गवर्नमेंट की तरह, क्योंकि इनका इन्फ्लुएंस होता है। इनका जो प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन के एग्जांपल है, देखें कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में 1917-89 का अगर आप देखते हो तो मोनार्की एंड एरिस्टोक्रेसीज वर रिप्लेस्ड थ्रू रिवोल्यूशनरी लीडर हु लेटर बिकम द न्यू रूलिंग क्लास। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया उस समय, जो राजा और ये लोग को हटा दिया और न्यू रूलिंग क्लास बना दिया और अगेन इनकी चलने लगी। तो ये बोलते हैं कि प्लेटो आर्ग्यूड दैट द एलाइट डू नॉट रिमेन द सेम फॉर आवर, ओवर टाइम दे लूज देयर कैपेसिटीज, ग्रो करप्ट, फेस रेजिस्टेंट एंड रेज इलाइट। तो उनका बोलता है कि उनका एक आने का समय होता है और जब वो आते हैं उसके बाद लोगों को वो रूल करते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिकली उनमें घमंड हो जाता है और उनको पावर के प्रति उनकी, दे टेक पीपल एंड द पावर फॉर ग्रांटेड, और उसके बाद वो करप्शन करना चालू कर देते हैं एक टाइम फ्रेम के बाद। तो एंटी इनकम्बेंसी जनरेट होती है जनरली एंड रेजिंग एलाइट्स के खिलाफ। तो new groups of amyloid erases masses and replaces the old one, maintaining the consistent cycle circulation of the elite। तो वो उनका जो पेरिटो का मानना था कि ये सर्कुलेशन होता है, एंटी इनकम्बेंसी आती है, फिर लोग ही वो एलाइड ग्रुप को बदल के दूसरा एलाइड ग्रुप वहाँ पे अपॉइंट कर देते हैं या फिर उसको इलेक्ट कर देते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी जो एलाइट रूरल एग्जाम्पल है, जैसे मिलिट्री डिक्टेटरशिप लाइक नेपोलियन रूल्ड द विथ फोर्स, एंड द पॉलिटिकल लीडर महात्मा गांधी जो है कि यूज द स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी टू रूल। उसी तरह से प्लेटो आइडेंटिफाइज टू की स्ट्रेटेजीज एलाइट यूज टू, जहाँ पे रूल का मतलब है कि लोगों के माइंड पे रूल करना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो इसमें पेरिटो ये बोलते हैं कि टू कोई स्ट्रेटेजी एलाइट को है टू मेंटेन देयर पावर, एक तो फोर्स है, दूसरा मैनिपुलेशन है। फोर्स मीन्स ये लायंस की तरह होता है, शेर की तरह, एलाइट हु रिलाई ऑन पावर, अथॉरिटी, मिलिट्री फोर्स टू रूल, एंड मैनिपुलेशन फॉक्स की तरह, एलाइट यूजेस क्लेवरनेस, डिप्लोमेसी, मैनिपुलेशंस टू स्टे इन कंट्रोल। तो ये दो चीजें वो बोलता है कि एलाइट ग्रुप करता है कि एक तो वो शेर की तरह अपने पावर अथॉरिटी अपने पास रखता है, बाद में वो मैनिपुलेशन करता है फॉक्सेस की तरह एलाइट को अपने क्लेवरनेस से। तो उसको जैसा कानून है वैसा कानून बना के बताता है। पेरिटो का ये भी माना था कि अबाउट डेमोक्रेसी एग्जाम्पल वो देते हैं कि इन डेमोक्रेसी सिस्टम पावर ऑफन शिफ्ट बिटवीन टू और थ्री डिप्लोमेट डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टीज whose leaders belong to the allied circle. Pareto believes democracy was not true representation of the masses, but rather a mechanism to legitimate allied rule. Election and political parties in the view उनका था कि were just tools to allow one group of allies to replace the other। अगर हम कंपैरिजन देखें कि बिटवीन मार्क्सिज्म थियरी एंड पावर एलाइट थियरी के, हम कंपैरिजन करके देखते हैं कि बेसिस ऑफ पावर मार्क्सिज्म में क्या है। तो मार्क्सिज्म में पावर इज रूटेड इन इकोनॉमिक क्लासेस, जैसे बोर्गेजियस कैपिटलिस्ट क्लास बोलते थे, डोमिनेंस द रिलेटिव वर्किंग क्लास को बताते थे थ्रू कंट्रोल ऑफ द रिसोर्सेज। वही पेरिटो एलाइट थियरी जो बोलते थे पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ एलाइट इरिस्पेक्टिव ऑफ द क्लास, एलाइट्स आर डिफाइंड बाय देयर टैलेंट, स्किल्स एंड रिसोर्सेज। उसी तरह से इसके की प्लेयर देखें, फोकस इन द बोर्गेसी एंड प्रोलेटरिएट, द फोकस इज ऑन द गवर्निंग एलाइट्स एंड नॉन गवर्निंग एलाइट्स। दिस इज व्हाट द पेरिटो थ्योरी इज इसमें, कि एक जो फोकस इसमें जो करता है कि हु विल बी द गवर्निंग एलाइट्स, हु विल बी नॉट द गवर्निंग एलाइट्स। जबकि जो मार्क्सिज्म थियरी वो बेस्ड है कि बोर्गेसी और प्रोलेटरिएट, क्योंकि इसमें इक्वलिटी आनी चाहिए उसमें। नेचर ऑफ पावर जो मार्क्सिज्म थियरी में होता है कि बेस्ड ही पावर इज बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक कंट्रोल एंड एक्सप्लॉइटेशन, ऐसा मार्क्सिज्म थियरी बोलता है। उसी तरह से जो प्रोलेटरी थियरी, पावर रिजल्ट्स फ्रॉम द इंडिविजुअल एबिलिटी कॉम्पिटिंग अमॉन्ग द एलिट्स, इसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे अच्छा होगा वो ही, और जो सबसे स्ट्रेंथ वाला होगा वो रूल करेगा, ऐसा प्रोलेटरी एलाइट थियरी बोलता है। सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में, द कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस फ्रॉम द क्लास स्ट्रगल, प्रोलेटरी सीक्स द ओवरथ्रो एंड प्रोग्रेसिस। कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस व्हेन द अलाइड ग्रुप लीडिंग टू द साइकिल सर्कुलेशन ऑफ द लाइट। एंड गोल इसमें जो होता है कि क्लासेस सोसाइटी में वेयर द पावर इज शेयर्ड इक्वली इन मार्क्सिज्म, while in this Pareto's allied theory believes that the allied dominance is inevitable and society will remain ruled by the small group of the people। इसमें रोल ऑफ मासेस जो मार्क्सिज्म में है कि वर्किंग क्लास आर सेंट्रल टू द ब्रिंगिंग अबाउट द रिवोल्यूशन in the society change, and in case of that masses are passive, largely manipulated by the allied to the maintain the society। हिस्टोरिक एग्जाम्पल अगर आप देखें तो रशियन रेवोल्यूशन 1917 वेयर द वर्किंग क्लास ओवरथ्रो द मोनार्की कैपिटलिस्ट, एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन एग्जाम्पल है कि अलाइड ग्रुप का, जहाँ पे एक अलाइड ग्रुप का दूसरा अलाइड ग्रुप आ गया। तो इस तरह से
जो है हम देखते हैं कि जो स्ट्रेंथ है बहुत थियरीज का, जैसे मार्क्सियन थियरी का जो ऑफ पावर है, कि जहाँ पे हाईलाइट रोल ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन करता है, उसका वीकनेस भी इसमें दिया हुआ है। कि जो मार्क्सिज्म का जो है प्रोवाइड फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड क्लास स्ट्रगल, एडवोकेट फेयरनेस इक्वलिटी। और जो वीकनेस जो मार्क्सिज्म का है कि वो दी एम्फेसाइज द रोल ऑफ इकोनॉमिक इग्नोरिंग अदर पावर्स लाइक कल्चर और पॉलिटिक्स। इसका आइडिया जो क्लासेस सोसाइटी है हैज प्रोवन डिफिकल्ट टू अचीव इन प्रैक्टिस। Fielded expertise like Marxist socialist country like Soviet Union highlights its limitation. तो जो पेरिटोस एलाइट का थियरी, इसका स्ट्रेंथ अगर देखें तो रियलिस्टिक है। एक्सप्लेन हाउ पावर सर्कुलेट्स अमंग एलाइट्स इवन इन डेमोक्रेटिक सिस्टम, हाईलाइट द रोल ऑफ इंडिविजुअल टैलेंट एंड एबिलिटी टू अचीव द लीडरशिप। ये रिकॉग्नाइज करता है इनएविटेबल इनक्वालिटी को, हम कंपटीशन को। उसके बाद इसका जो वीकनेस है, वी सोसाइटी स्टैटिक ऑफरिंग नो सॉल्यूशंस फॉर रिड्यूसिंग इनक्वालिटी एम्पावरमेंट, सिनिकल है अबाउट डेमोक्रेसी। तो ये सब चीज़ें आपको देनी है। अगर रिलेवेंस देखें कि इस थियरी की, तो मार्क्सिज्म की दो इनकम इनक्वालिटी और लेबर एक्सप्लॉइटेशन जो है इनका बहुत फेमस हुआ था, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बने रहेगा। और अगर पेरिटो का हम देखते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो पॉलिटिकल पावर इन इंडिया सर्कुलेट्स अमंग एलाइट फैमिलीज, ये भी एक रियलिटी है। और अगर वर्ल्ड में देखें, जैसे वर्ल्ड जो आपको बोलते हैं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री, या फिर जो इलन मास्क हो गए, मार्क जुकरबर्ग हो गए, तो ऐसे कुछ पैरेलल गवर्नमेंट वाले कि जो रूल करते हैं पूरे वर्ल्ड को, ऐसा इनका मानना होता है। तो इस तरह से हमने ये देख लिया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लिबरलिज्म एक्सप्लेन बेंथम्स व्यू ऑन सॉवरेनिटी एंड टू मास्टर्स। ठीक है, तो लिबरलिज्म इज द पॉलिटिकल इकोनॉमिक फिलोसफी दैट एम्फसाइज इंडिविजुअल फ्रीडम, inequality, democracy, limited governing intervention. It promotes the idea that individuals have inherent rights such as freedom of speech, religion, prosperity, and these rights should be protected by the state. Liberalism advocates for the balance between personal liberty and societal order, allowing people to pursue that interest without unnecessary restrictions. अभी जो इसका प्रिंसिपल है लिबरलिज्म का, कि इंडिविजुअल फ्रीडम, लिबरलिज्म प्रायोरिटाइज द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू मेक देयर ओन चॉइसेस एंड डिसीजन as long as they do not harm others. It influences freedom such as speech, religion, expression. ये बोलता है, in democracies like India, USA, freedom of speech is the fundamental protection of the constitution. तो लिबरलिज्म क्या बोलता है कि लिबर्टी के बारे में बात करता है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, इक्वलिटी बिफोर लॉ हो गया, रूल ऑफ लॉ, लिमिटेड गवर्नेंस, डेमोक्रेसी, कि ये लोगों के प्राइवेसी, जैसे राइट टू प्राइवेसी, दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ द लिबरलिज्म, जाके वो लिबर्टी की बात करता है। उसके बाद ये बेंथम के व्यू ऑन सोवरेन ऑफ टू मास्टर्स, वो भी हम देखेंगे। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, जैसे लिबरलिज्म इंसिस्ट ऑन इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स रिगार्डलेस ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेटस। इट अपोजेस डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन, जैसे रेस हो गया, रिलीजन, जेंडर और कास्ट। इसके जो एग्जांपल है, आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वलिटी बिफोर द लॉ ऑफ ऑल सिटीजन। उसी तरह से rule of law. Liberalism emphasizes the importance of rule of law where laws are applied equally to everyone and no one is above the law. Example इसके है, democracy ensures that even political leaders can be held accountable under the legal system. इसके जो लिमिटेड गवर्नेंस हम देखते हैं कि लिबरलिज्म एडवोकेट्स फॉर अ गवर्नमेंट दैट पॉलिसीज इंडिविजुअल राइट फ्रीडम बट नॉट इंटरफियर एक्सेसिव इन पर्सनल इकोनॉमिक्स। उसी तरह से लिबरल इकोनॉमीज लाइक द यूके लिमिट गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर बिजनेस, ये भी है। डेमोक्रेसी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। तो प्रोटेक्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है ये लिबरलिज्म। उसी तरह से टॉलरेंस ऑफ प्लूरलिज्म बताता है, लिबरल प्रमोट द टॉलरेंस ऑफ एडवर्स ओपिनियन, बिलीफ, लाइफस्टाइल फॉस्टरिंग द प्लूरिटी की सोसाइटी। अगर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो इंडिया फॉलोज द फ्रेमवर्क अलाउइंग इंडिविजुअल प्रैक्टिस एनी रिलीजन, दिस इज जैसे राइट टू रिलीजन हो गया, राइट टू लाइफ हो गई, राइट टू लिबर्टी हो गई, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू एजुकेशन। तो दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द जो लिबरलिज्म के ये एग्जाम्पल्स है, जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी और पूरे वर्ल्ड में भी लागू होते हैं। अब मैं बेंथम्स व्यू देखते हैं, सोवरेन ऑफ टू मास्टर्स। अब ये जर्मी बेंथम फिलोसफर थे, लीगल थियरी इनकी थी यूटिलिटिज्म की, विच इवेल्स एक्शंस बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू प्रमोट ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द पीपल। इनकी जो कॉन्सेप्ट थी सोवरेंटी की, कि Bentham argues that the sovereignty and the ultimate power within the society that creates enforced law, this power resides the government or the ruler to essential maintain order and justice. इसके जो गुड लॉ would deter crime and while protecting citizen rights and well-being and the pleasure will come. तो ये बोलते हैं कि लोग वही मानेंगे कि जो गुड लॉ हो, जो बेनिफिट हो, वेलफेयर के लिए हो, नहीं तो जो है अनप्लीजर आएगा, और अगर गुड लॉ है तो राइट ऑफ प्लीजर होगा। तो इनका जो मानना था
कि जो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस और द ग्रेटेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस और ग्रेटेस्ट द लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल इज अ बिकम्स अ लॉ. These two masters divine all human actions, which individuals seeking maximize pleasure and minimize pain. The idea forms the foundation of the utilitarian philosophy. तो ये जो utilitarian philosophy है, इसका ये आइडिया है जो कि इन्होंने दिया था. उसके बाद अगर आप देखते हैं जर्मी बेंथम का, कि उनकी एक व्यू थी कि सोशल शुड अलाइन विद दिस प्रिंसिपल. जो भी ये कानून है, लॉ है, पॉलिसी है, तो ये प्रमोट करना चाहिए हैप्पीनेस और रिड्यूस सफरिंग, तो ही लोग उसको मानेंगे और जो वो एक अच्छा कहलाएगा. यूटिलिटी एंड लॉ एग्जांपल्स अगर हम देखें तो देखो, प्रोग्रेसिव ऑफ द टैक्सेशन अलाइन विद द यूटिलिटी बाय रिड्यूसिंग वेल्थ इनइक्वालिटीज एंड फंडिंग पब्लिक वेलफेयर. अगर आप सबके लिए सेम टैक्स रखोगे, पुअर के लिए भी और रिच के लिए भी, तो लोग नहीं मानेंगे. अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ज़्यादा को ज़्यादा कम को ज़्यादा, तो जिसको ज़्यादा लगता है उसको बुरा तो लगता ही है. बट ओनली थिंग इज़ दैट कि इसमें ज़्यादा लोग जो है कि बेनिफिट होती है, कि क्योंकि बिलो पॉवर्टी लाइन अगर ज़्यादा होते तो ज़्यादा, अगर वो है तो आपको, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में भी वो प्लीजर की तरह होना चाहिए, ऐसा इनका मानना होता था. व्हेन दे बिलीव दैट द लॉ शुड बी इवैल्यूएटेड बेस्ड ऑन देयर यूटिलिटी, देयर एबिलिटी टू क्रिएट मोस्ट हैप्पीनेस. इनको हैप्पीनेस के, जैसे आप गार्डन बनाओ, ये बनाओ, सारी चीज़ें बनाओ टैक्स के पैसे से, और लोगों के वेलफेयर के लिए काम करो, उनकी खुशियों के लिए काम करो, ये उनका था. इनके क्रिटिक तो थी नेचुरल राइट्स की, कि बेंथम डिसमिस द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल राइट्स, दैट इज नॉनसेंस ऑन स्टेट्स, ही यूज्ड टू से दैट. ये आर्ग्यू करते थे कि गारंट द राइट्स आर क्रिएटेड एंड ग्रांटेड बाय द सोवरेन अथॉरिटी, नॉट इनहेरिटेड और प्री एग्जिस्टेड. तो ये बोलते हैं कि राइट्स प्री एग्जिस्टेड नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए नेचुरल राइट्स को वो बिलीव नहीं करते थे. फॉर हिम द लेजिटिमेसी ऑफ सॉवरेनिटी लाइज इन द एबिलिटी टू क्रिएट अ लीगल फ्रेमवर्क एंड प्रमोट्स द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस. अब ये लिबरलिज्म और बेंथम के हम थोड़े से डिफरेंस देखते थे, कि जैसे कि अपने को पूरी तरह समझ आए. अब लिबरलिज्म था कि क्या है, एक फिलॉसफी जो है कि इंडिविजुअल फ्रीडम एंड लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बारे में बात करता है, जबकि बेंथम बोलता है कि ये मोस्ट प्रमोट्स द कलेक्टिव हैप्पीनेस थ्रू यूटिलिटी. बोलता है कि मैक्सिमम हैप्पीनेस और मैक्सिमम पीपल के हिसाब से पॉलिसीज वगैरह बननी चाहिए. लिबरलिज्म बोलता है कि नहीं, ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट का. लिबरलिज्म में बेसिस ऑफ राइट्स है, राइट आर इनहेरिटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. और जो बेंथम बोलता है कि राइट्स आर क्रिएटेड बाय द लॉज एंड इरेक्टेड बाय द सोवरेन. अगर आप इसमें और देखें तो कि गवर्नमेंट रोल जो है, लिबरलिज्म वाले मानते हैं कि एंश्योर फ्रीडम एंड इक्वलिटी विदाउट एक्सेसिव कंट्रोल, और जबकि बेंथम सोवरेन क्रिएट्स लॉ एंड मैक्सिमम हैप्पीनेस एंड पीपल. ड्राइविंग प्रिंसिपल जो होता है इसमें इक्वलिटी, लिबर्टी, टॉलरेंस है. इसमें जो है पेन एंड प्लीजन एज द गवर्नेंस फोर्स ह्यूमन बिहेवियर, बेंथम सोवरेनिटी में. अगर हम स्ट्रेंथ देखें लिबरलिज्म का, तो प्रोमोट करता है फ्रीडम को, एनकरेज प्रोग्रेस को करता है, बैलेंस पावर रखता है. उसका क्रिटिसिज्म लिबरलिज्म देखें तो एक्सेसिव इंडिविजुअलिज्म है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, लिमिटेड रोल ऑफ गवर्नमेंट है, तो ये बहुत बार खराब कर देता है. स्ट्रेंथ अगर देखें बेंथम की, सोवरेनिटी, यूटिलिटेरियन की, तो एक प्रैग्मेटिक है जो कि फोकस करता है आउटकम पर, हैप्पीनेस के और वेलफेयर के, और रिफॉर्म ओरिएंटेड है कि एडवोकेट करता है लीगल रिफॉर्म को, बेनिफिट द मेजोरिटी. ऑब्जेक्टिव इसका है टू एवेल्यूएट लॉ एंड पॉलिसीज बेस्ड ऑन देयर यूटिलिटी, नॉट पॉलिसी. इसकी जो क्रिटिसिज्म है बेंथम की, तो निग्लेक्ट ऑफ माइनॉरिटी राइट्स एंड सिंप्लिसिटी व्यू ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, लैक ऑफ मोरल एब्सोल्यूट. इसका रिलेवेंस अगर आप देखें, लिबरलिज्म जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सेकुलरिज्म है, ये आर द रिफ्लेक्टेड इन लिबरलिज्म थिंग्स. और बेंथम का व्यू अगर इंडियन के एग्जांपल देखते हो, आयुष्मान भारत जैसे स्कीम हो गई, लाडली बहन योजना जैसे हो गई, या फिर वृद्धा पेंशन जो हो गया, पेंशन स्कीम फॉर सीनियर सिटीजन, ये हैप्पीनेस कहलाता है, या फ्री में आपको जो एजुकेशन है या ट्रीटमेंट है, तो ये बेंथम व्यू के यूटिलिटेरियन थियरी को दर्शाता है. तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो हमने ये पूरा जो है कि एक पेपर सॉल्यूशन पूरा देख लिया, जो कि आपका 60 to 70% भी आपका सिलेबस भी जो कवर करने की कोशिश करता है उसके टॉपिक्स को. आप इसको पूरा अवश्य करिए, और क्वेश्चन जनरली जो एग्जाम्स में होते हैं रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसको 1 या 2 बार आप पूरा रीड कर लीजिए, आप पूरा सुन लीजिए, देख लीजिए, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो. आप सबको ऑल द बेस्ट, आप सब अच्छे नंबर से पास हो, यही प्रभु से प्रार्थना. एंड ऑल द बेस्ट टू यू ऑल. जय हिंद, जय भारत.